बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर आज कैंडी टेस्ट सीरीज में आज का हमारा टॉपिक है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। अब ये जो सेल है ना, ये आपने अपनी मैट्रिकुलेशन में भी पढ़ा, आपने एफएससी में भी पढ़ा। तो आज के इस लेक्चर के अंदर हम उसी नॉलेज को जो आप पहले पढ़ चुके हैं थोड़ा सा एडवांस लेवल पर देखेंगे, या यूं कहें कि हम उसको एंटी टेस्ट के लेवल पर देखेंगे। अब स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले सेल है क्या? बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ये डेफिनेशन भी आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो। क्या मतलब है इसका? बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट से क्या मुराद है? आपके लिविंग वर्ल्ड के अंदर जितने भी स्ट्रक्चर्स एग्जिस्ट करते हैं वो एक स्मॉल बिल्डिंग यूनिट से बने हैं जिनको हम सेल कहते हैं। मिसाल के तौर पे ये आपकी स्किन है, ये किससे बनी है? सेल से। आपका आपका ये हार्ट किससे बना है? सेल से बना है। या आपकी ये इंटेस्टाइन्स किससे मिलके बनी है? सेल से मिलके। मतलब लिविंग वर्ल्ड में जो भी स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता है वो आपके सेल से मिलके बना है। अच्छा, दूसरी बात, फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ से क्या मुराद है, इसको जरा समझो। बेसिक लेवल पे अगर आपकी बॉडी में या आपके लिविंग वर्ल्ड के अंदर कोई भी फंक्शन प्रोड्यूस हो रहा है, परफॉर्म हो रहा है, तो वो आपके सेल्स ही की बदौलत हो रहा है। क्या मतलब है इसका? अब मिसाल के तौर पे ये आपका हार्ट है। अब हार्ट का क्या काम है? टू पंप ब्लड। अब ये कैसे कर रहा है अपना फंक्शन परफॉर्म? आपके हार्ट के मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, और मसल्स में बेसिकली कौन सी चीज है जो कॉन्ट्रैक्ट करती है? अगर हम बेसिक लेवल पर देखें तो वो आपके कार्डियक सेल्स हैं। तो अल्टीमेटली आपके उन्हीं सेल्स की कॉन्ट्रैक्शन की वजह से आपका मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है, और ओवरऑल हम उसको हार्ट का फंक्शन मानते हैं। अब आपका ये बात आपने याद रखनी है कि अगर आपको एमसीक्यू आ जाता है और उसमें आपसे वो कोई भी ऑर्गन के बारे में पूछें, किसी ग्लैंड के बारे में पूछें कि इसका ये फंक्शन बेसिक लेवल पर किसकी मदद से परफॉर्म होता है, तो वो आपके सेल्स ही हैं। ठीक है, आगे मूव करते हैं। तो ना अब हमने देखने हैं सेल के कंपोनेंट्स। अब आपके सेल के अंदर सबसे आउटर मोस्ट कंपोनेंट कौन सा एग्जिस्ट कर सकता है? ऑब्वियसली हम सबको पता है, सेल वॉल। सेल वॉल अब आपके तमाम सेल्स में नहीं होती, लेकिन जो पॉसिबल आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर है वो आपकी यही सेल वॉल है। अच्छा, अब अगर सेल वॉल ना हो, ठीक है, एक सेल में मिसाल के तौर पे ये सेल है, ये एक एनिमल सेल है, इसके अंदर सेल वॉल नहीं है, बाकी सारी चीजें मौजूद है। तो सेल वॉल के अलावा सेल के तमाम कंपोनेंट्स को हम कोलेक्टिवली कहते हैं प्रोटोप्लास्ट। ये आपने याद रखना है। मतलब एनिमल सेल, चूंकि उसमें तो सेल वॉल होती नहीं, वो पूरा का पूरा क्या होगा? प्रोटोप्लास्ट। और अगर प्लांट सेल की बात करें तो अगर उसमें से सेल वॉल हम रिमूव कर दें तो पीछे उसके भी जो तमाम कंपोनेंट्स बचेंगे उनको भी हम कोलेक्टिवली क्या कहेंगे? प्रोटोप्लास्ट। तो अब इस प्रोटोप्लास्ट को अगर हम फर्दर क्लासिफाई करें तो आप यहां पे देखो, डायग्राम में देखो, आपको ये सबसे बाहर क्या नजर आ रहा है प्रोटोप्लास्ट में? ये क्या है? ये आपकी सेल मेम्ब्रेन है। तो प्रोटोप्लास्ट का पहला कंपोनेंट कौन सा है? सेल मेम्ब्रेन। अच्छा, सेल मेम्ब्रेन के अलावा बाकी जितने भी कंपोनेंट्स हैं जो अंदर हैं प्रेजेंट सेल मेम्ब्रेन के, वो कलेक्टिवली कहलाते हैं प्रोटोप्लाज्म। तो अब आपको ये अगर हम प्रोटोप्लास्ट के अंदर देखें कि हमारे प्रोटोप्लास्ट के दो कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, तो एक है आउटर सेल मेम्ब्रेन, और इनर तमाम कंपोनेंट्स को हम कलेक्टिवली क्या कहते हैं? प्रोटोप्लाज्म। अच्छा, प्रोटोप्लाज्म तक हो गया। अब प्रोटोप्लाज्म से अगर हम और अंदर की तरफ मूव करें, मतलब ये आपको प्रोटोप्लाज्म में क्या क्या नजर आ रहा है? आपको सबसे पहले ये दो चीजें, एक तो ये साइटोप्लाज्म है जिसके अंदर सारी ऑर्गेनेलिज हैं, और सेंटर के अंदर आपको दूसरी नंबर पे न्यूक्लियस नजर आ रहा है। तो सिंपल प्रोटोप्लाज्म किन किन से मिलके बना है? आपके साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस से। अच्छा, अब ये साइटोप्लाज्म को अगर हम फर्दर देखें तो साइटोप्लाज्म में आपको क्या क्या चीजें नजर आ रही हैं?
आपको साइटोप्लाज्म में ऑर्गेनेलिज नजर आ रही हैं, ये देखो मुख्तलिफ ऑर्गेनेलिज पड़ी हैं, और आपको इन ऑर्गेनेलिज के अलावा ये एक जेल लाइक मटेरियल या फ्लूइड नजर आ रहा है। तो आपके साइटोप्लाज्म में क्या क्या चीजें अब हो गई, एक तो ऑर्गेनेलिज, और दूसरा जो मैंने ये फ्लूइड बताया या ये जो जेल लाइक मटेरियल बताया, ये कहलाता है साइटोसोल। तो अब अगर हम देखें कि हमने जो सारे कंपोनेंट्स देखे, तो आपका ये जो नेटवर्क है ये कहाँ से स्टार्ट होता है, प्रोटोप्लास्ट से। फिर फर्दर हम इसकी क्लासिफिकेशन देखते गए और एंड पे हमने इसकी ओवरऑल क्लासिफिकेशन देख ली। अब एक और चीज याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है, आपका जो ये सेल वॉल है ना, ये सेल वॉल नॉन लिविंग कंपोनेंट है सेल का। सेल वॉल क्या है, सेल वॉल सेल का नॉन लिविंग कंपोनेंट है। जबकि अगर आपको आपसे पूछा जाए कि लिविंग कंपोनेंट सेल का कौन सा है, तो वो है प्रोटोप्लाज्म। ये आपने लाजमी याद रखना है कि आपका लिविंग कंपोनेंट ऑफ सेल एमसीक्यूज आ जाए और उसमें मुख्तलिफ ऑप्शन हो, तो आप प्रोटोप्लाज्म को सिलेक्ट करेंगे। अब ये जो प्रोटोप्लाज्म है जो कि लिविंग कंपोनेंट है सेल का, इसके अंदर दो एक्सेप्शंस हैं। मतलब आल्दो वो दो चीजें आपके इसी प्रोटोप्लाज्म का पार्ट हैं, लेकिन वो लिविंग नहीं है। वो कौन कौन सी हैं, वो हैं आपके वैक्यूल्स और स्टोरेज ग्रैन्यूल्स। ये जो दोनों चीजें हैं ना, इनको भी हम नॉन लिविंग कंसीडर करते हैं। तो ये एक्सेप्शन है एक प्रोटोप्लाज्म में, और बाकी तमाम प्रोटोप्लाज्म के कंपोनेंट्स वो लिविंग है। अब हमने कंपोनेंट सारे देख लिए, लिविंग नॉन लिविंग कंपोनेंट्स देख लिए। अब अगर हम ये जो कंपोनेंट्स हमने पढ़े हैं इनको एक एक करके डिटेल में देखना शुरू करें, तो सबसे पहले जो स्ट्रक्चर हम देखेंगे वो है सेल मेम्ब्रेन। अब सेल मेम्ब्रेन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने इसको अच्छी तरह करना है, क्योंकि आगे जब हम आपके एक्शन पोटेंशियल वाले चैप्टर्स पढ़ेंगे या जब हम फोटोसिंथेसिस वाला चैप्टर पढ़ेंगे, बायो एनर्जेटिक्स वाला चैप्टर पढ़ेंगे, तो उसके अंदर ये सेल मेम्ब्रेन बहुत काम आ रही होगी। अब सेल मेम्ब्रेन आपकी सबसे पहले तो इसके बहुत सारे नाम हैं। क्या क्या नाम है, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर भी नाम है, ठीक है। इसको हम प्यार से प्लाज्मा लेमा भी कहते हैं, इसको सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं, इसको साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन भी कहते हैं। तो ये कुछ जनरलाइज्ड नाम है सेल मेम्ब्रेन के। अच्छा, सेल मेम्ब्रेन के ना कुछ स्पेसिफिक नाम भी हैं। स्पेसिफिक नाम से क्या मुराद है, मिसाल के तौर पे सार्कोलेमा, एक्सोलेमा। अब ये क्या चीज़ें हैं, अगर आपके मसल के सेल की मेम्ब्रेन का नाम कहीं पूछा जाए तो उसको हम सार्कोलेमा कहते हैं। स्पेसिफिक हो गया, ये जनरलाइज्ड नाम है, लेकिन कुछ जगहों पे कुछ स्पेसिफिक नाम भी यूज होते हैं। इसी तरह अगर एक्सॉन्स की मेम्ब्रेन की बात करें, एक्सॉन्स सेल्स हैं, उनकी जो सेल मेम्ब्रेन्स हैं, उनका जो नाम है वो क्या है, एक्सोलेमा। अब ये कुछ स्पेसिफिक नाम और कुछ जनरलाइज नाम हमने देख लिए। अब आपकी सेल मेम्ब्रेन की ना थोड़ी सी जरा हिस्ट्री देखते हैं। सेल मेम्ब्रेन के बारे में सबसे पहले जो डिस्कवरी आती है वो ये आती है कि सेल मेम्ब्रेन लिपिड है इन नेचर। उसके बाद थोड़ी सी एडवांसमेंट होती है और हमें ये पता चलता है कि सेल मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड के मॉलिक्यूल से मिलकर बनी है, और ये मॉलिक्यूल्स एक चेन की फॉर्म में आपस में जुड़े हुए हैं। अब अगर हम ये एक मॉलिक्यूल जो है फॉस्फोलिपिड का, इसको देखें, इसके अंदर आपको क्या क्या नजर आ रहा है, इसमें आपको नजर आ रहा है ये इसका हेड है, और ये जो नीचे हैं ये इसकी टेल्स हैं। तो ये हेड रीजन, ये टेल रीजन। अब इसको जरा समझो, आगे ये बहुत ज्यादा काम आएगी इस चैप्टर में हमारी, इसको आराम से डिटेल में समझ लो। ये जो हेड है ना बच्चों, ये है हाइड्रोफिलिक। अब हाइड्रोफिलिक से क्या मुराद है, हाइड्रोफिलिक से मुराद है वाटर लविंग।
मतलब ये कि ये जो हेड है ये वाटर के साथ इंटरेक्ट कर सकता है, ये वाटर के साथ मिक्स कर सकता है, ये वाटर सॉल्युबल है। जबकि जो आपकी ये टेल्स हैं ये हाइड्रोफोबिक हैं। अब फोबिक, फोबिया से याद रखो कि ये वाटर हीटिंग होगी, मतलब ये ना तो पानी के साथ इंटरेक्ट करेंगी, ना 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 ये उसके साथ मिक्स होंगी, ना सॉल्युबल होंगी। तो अब आपका ये जो मॉलिक्यूल है, जो फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल है, जिससे मिलके हमारे पास सेल मेम्ब्रेन बनी हुई है, ये बेसिकली हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक, इसके अंदर दोनों सेंटर्स मौजूद है। अब ये बात ना आपने लेक्चर के एंड तक लाजमी याद रखनी है, ये बहुत जगह अप्लाई होगी। अब इसके अंदर पहले तो हमें डिस्कवरी ये आई कि एक सिंगल चेन होती है। उसके बाद साइंटिस्ट ने कहा नहीं, सिंगल चेन नहीं होती, बल्कि ये तो दो लेयर से मिलके बने होती हैं। मतलब तब नाम पड़ा बायलेयर। कहा यह गया कि पहले क्या था हमारे पास कि फॉस्फोलिपिड के मॉलिक्यूल्स की सिंगल लेयर है। उसके बाद जो न्यू डिस्कवरी आई उसमें पता ये चला कि नहीं, ये फॉस्फोलिपिड बाय लेयर है, मतलब दो लेयर से मिलके बना है, और इन दो लेयर्स की टेल्स एक दूसरे की तरफ फेस कर रही हैं, जैसे आपको नजर आ रहा है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास आती है तीसरी डिस्कवरी, और ये डिस्कवरी आपके पास, इसमें क्या चेंजिंग आती है, इसमें एक सिंपल सी चेंजिंग आती है कि नहीं सिर्फ लिपिड बायलेयर नहीं है, बल्कि प्रोटीन्स भी हैं जिन्होंने इस लिपिड बायलेयर को सैंडविच किया हुआ है। अब ये जो मॉडल आता है ना, ये हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट मॉडल है, इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस भी आते हैं, और इस मॉडल का नाम है यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। अब इस मॉडल के अंदर जो आपके डेवसन और डैनियल ने दिया 1935 के अंदर, हमें क्या क्या चीज़ें नज़र आती हैं। पहले तो ये लिपिड बायलेयर जो हमने पहले भी देखी थी। उसके बाद ये जो आपको प्रोटीन्स नज़र आ रही हैं, दैट आर एक्चुअली ग्लोबुलर प्रोटीन्स। ठीक है। अब इसमें आपने एक और बात याद रखनी है, अभी मैं बता के आया था कि ये जो हेड है ये हाइड्रोफिलिक है, टेल्स हाइड्रोफोबिक है। तो ये जो आपको ग्लोबुलर प्रोटीन्स होती हैं ना, ये भी हाइड्रोफिलिक होती हैं। मतलब ये कि आपका ये जो रीजन है, हेड और ये ग्लोबुलर प्रोटीन, ये रीजन आपका हाइड्रोफिलिक है। इसी तरह यहां पे भी। और जो सेंट्रल रीजन है जहां पे टेल्स हैं सारी, दिस रीजन इज हाइड्रोफोबिक। तो अब इस तरह हमारे पास यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल आया। अब इसके अंदर ना एक और बात याद रखनी है, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स क्या होती हैं। वो प्रोटीन्स सेल मेम्ब्रेन के केस में जो लिपिड बायलेयर से बाहर प्रेजेंट हो, एक्सटर्नल से याद रखो, एक्सट्रिंसिक। तो उन प्रोटीन्स को हम एक्सट्रिंसिक कहेंगे। अगर ये प्रोटीन यहां पर होती या यहां पे होती, मतलब लिपिड बायलेयर के अंदर कहीं पे भी होती, तो हम इसको इंट्रिंसिक कहते, मतलब इंटरनल। यहां पे हम इसको क्या कह रहे हैं, एक्सट्रिंसिक, क्योंकि एक्सटर्नल है। तो यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल में जो प्रोटीन्स हैं, जो ग्लोबुलर प्रोटीन्स हैं, दैट आर एक्चुअली एक्सट्रिंसिक इन नेचर। अब ये बात हो गई। अब इसका इसका नजरा एक 3D में मॉडल देख लो, कुछ इस तरह से मॉडल होता है। ये आपको ग्लोबुलर प्रोटीन्स नजर आ रही हैं, सेंटर में आपको लिपिड बायलेयर नजर आ रही है, और फिर आपको ग्लोबुलर प्रोटीन्स नजर आ रही है। अब इस यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल के बाद एक और मॉडल आता है, वो कहलाता है फ्लूइड मोजाइक मॉडल। तो ये फ्लूइड मोजाइक मॉडल, अगर हम इसको जरा देखें कि इसमें क्या डिफरेंस था, तो इस तरह का ये नजर आता है। ये मैंने आपको बहुत बेसिक सी एक डायग्राम दिखाई है। अब इसके अंदर देखो क्या क्या चीजें नजर आ रही हैं। लो जी, सबसे पहले तो वही लिपिड बायलेयर है, ये देखो नजर आ रही है। उसके बाद ये जो आपको ये हेक्सागोन स्ट्रक्चर्स नजर आ रहे हैं, ये वाले, दैट आर कोलेस्ट्रॉल। तो अब फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के अंदर पहला क्या डिफरेंस आया, इसमें कोलेस्ट्रॉल भी प्रेजेंट है, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल में नहीं था। उसके बाद ये जो आपको ब्लू के अंदर नजर आ रही है, दैट इज ग्लोबुलर प्रोटीन।
अब यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल में जो ग्लोबुलर प्रोटीन पड़ी थी वो हमने ऐसे पड़ी थी कि उन्होंने लिपिड बाइलेयर को सैंडविच किया हुआ है, जबकि फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के हिसाब से ग्लोबुलर प्रोटीन्स लिपिड बाइलेयर के अंदर ही प्रेजेंट हैं। मतलब ये उसके अंदर इंटीग्रेटेड है, ये इन्होंने सैंडविच नहीं किया हुआ, ये उसके अंदर इंबेडेड है। तो दिस इज अनदर डिफरेंस जो आपके फ्लूइड मोज़ेक मॉडल से हमें पता चला। अब सिर्फ ग्लोबुलर प्रोटीन्स फ्लूइड मोज़ेक मॉडल कहता है कि सेल मेम्ब्रेन में नहीं होती, कुछ और टाइप ऑफ प्रोटीन्स भी होती हैं। वो कौन कौन सी हैं? सबसे पहले तो ये देखो, ये जो पूरी इसने क्रॉस की हुई आपकी मेम्ब्रेन, दैट इज नॉन एज इंटेग्रल प्रोटीन, या फिर इसको ना ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन भी कहते हैं। देखो पूरी मेम्ब्रेन से पास हुई है। अच्छा, इसके अलावा एक तीसरी प्रोटीन की भी टाइप होती है, दैट इज पेरिफेरल प्रोटीन। तो अब फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के मुताबिक प्रोटीन सिर्फ ग्लोबुलर नहीं होती, बल्कि उसमें इंटेग्रल प्रोटीन्स भी होती हैं, पेरिफेरल प्रोटीन्स भी होती हैं। अच्छा, अब इसके अब बाद ना एक चीज रह गई, वो क्या है? वो है आपकी ये जो आपको एक चेन नजर आ रही है। अब ये चेन्स क्या हैं? दे आर एक्चुअली कार्बोहाइड्रेट्स। तो ये कार्बोहाइड्रेट्स की चेन है जो एक्सटीरियर ऑफ सेल मेम्ब्रेन में नजर आती हैं। अब ये हमने फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को देखा डिटेल के अंदर, उसके कंपोनेंट्स को देखा। तो अब यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल से ये बहुत डिफरेंट है, बहुत सारी चीजें इसके अंदर एडिड हैं, बहुत सारी चीजें डिफरेंट हैं, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर मतलब कि लिपिड बाइलेयर होगी और ग्लोबुलर प्रोटीन्स होगी, वो सेम ही है। तो एक चीज जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल की फर्स्ट डिस्कवरी से लेकर सेल मेम्ब्रेन की फर्स्ट डिस्कवरी से लेकर एंड तक रही, वो ये रही कि सेल मेम्ब्रेन लिपिड है नेचर में, और वो लिपिड की लेयर से मिलके बनी है। ये बात इसके अंदर कोई चेंजिंग नहीं आई। आज तक हमें पता है कि लिपिड ही जो है वो सेल मेम्ब्रेन की जो नेचर है वो लिपिड है। अब इसके अंदर अगर एक और चीज देखें तो आपको जो आपका यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल था उसमें सिर्फ एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स नजर आ रही थी। अब इसको खुद देख के बताओ, इसमें सिर्फ क्या एक्सट्रिंसिक है? नहीं, इसमें ये जो प्रोटीन्स आपको नजर आ रही हैं ये तो इंट्रिंसिक है, मतलब ये आपके लिपिड बाइलेयर के अंदर है। तो हमें क्या पता चला कि फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के अंदर सिर्फ एक्सट्रिंसिक नहीं बल्कि इंट्रिंसिक प्रोटीन्स भी होती हैं। एक्सट्रिंसिक प्रोटीन कौन सी है? मिसाल के तौर पे ये पेरिफेरल प्रोटीन, और इंट्रिंसिक मसलन ग्लोबुलर है, इंटेग्रल है। अब इसको अगर हम 3D स्ट्रक्चर में देखें तो कुछ इस तरह से आपको ये फ्लूइड मोज़ेक मॉडल नजर आता है। इसके अंदर आपको ये इंटेग्रल प्रोटीन नजर आ रही है, ग्लोबुलर प्रोटीन्स है, लिपिड बाइलेयर है, पेरिफेरल प्रोटीन्स हैं, कोलेस्ट्रॉल है, और कार्बोहाइड्रेट्स चेन है। तो अब हमने क्या देखना है? हमने ये देखना है कि ये जो सारे कंपोनेंट्स हमने देखे कि जी उसमें लिपिड होता है, प्रोटीन्स होती हैं, कार्बोहाइड्रेट चेन होती हैं, ये किसी ना किसी वजह से ही मौजूद में होंगी ना। मतलब इनका कोई ना कोई फंक्शन भी होगा या कोई ना कोई पर्पस भी होगा। तो वो क्या है उसको देखते हैं। तो हमने क्या क्या देखा? हमने देखा कि हमारे पास लिपिड्स हैं हमारे फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के अकॉर्डिंग सेल मेम्ब्रेन में, प्रोटीन्स हैं और कार्बोहाइड्रेट्स हैं। अब इनको जरा डिटेल में देखते हैं। लिपिड सबसे पहले आपके पास किस किस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे हैं? एक तो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर की फॉर्म में, जो जो ये आपको मेजरली नजर आ रही है। अब ये फॉस्फोलिपिड बाइलेयर क्या करती है? सबसे पहले तो एक बेसिक स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रही है, कॉमन सेंस। ये देखो स्ट्रक्चर किससे, मेन स्ट्रक्चर किससे मिलके बना है? आपकी इसी फॉस्फोलिपिड बाइलेयर से। दूसरा पॉइंट, फ्लूइडिटी प्रोवाइड करती है। अब ये फ्लूइडिटी से क्या मतलब है? ये आपने पढ़ा जरूर होगा, लेकिन इसको डिटेल में लाजमी देख लो। अब होता क्या है, अगर ना यहाँ पे ये जो हमने जिस तरह ये देखी लिपिड बाइलेयर, अगर मैं इसको थोड़ा इजी या जूम करके दिखाऊं तो वो इस तरह से नजर आती है। ठीक है, इसमें हमने बाकी कंपोनेंट्स एक्सक्लूड कर दिए थोड़ी देर के लिए। होता क्या है, आपकी जो सेल मेम्ब्रेन है वो क्या करती है?
वो ये जो टेल्स हैं इनके अंदर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स की परसेंटेज बढ़ा देती हैं। ठीक है, अब जब अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स की परसेंटेज बढ़ती है इन ये जो फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स थे इनके इन टेल रीजन्स के अंदर, तो क्या होता है, इनके अंदर बेंड प्रोड्यूस होते हैं। किस तरह के? इस तरह के। मतलब जब ये जो टेल्स थी इनके अंदर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड बढ़ेंगे तो इनके अंदर बेंड्स प्रोड्यूस होंगे, और जब बेंड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं तो आपको क्या नजर आ रहा है कि इनके दरमियान गैप्स बन गए हैं। ऑब्वियसली जब बेंड आए हैं उन्होंने एक दूसरे को अवे पुल किया है। अब जब इस तरह से स्पेसेस बढ़ जाएंगी तो आपकी फ्लूइडिटी इंक्रीज हो जाएगी। तो आपकी सेल मेम्ब्रेन रेगुलेट कर सकती है फ्लूइडिटी को अपनी, कैसे? बाय changing the unsaturated fatty acid percentage in its tails। समझ आ गई? अब ये फ्लूइडिटी का कॉन्सेप्ट याद रख लो। जब भी स्पेसेस बढ़ेंगी तो क्या होगा, बेसिकली ज्यादा फ्लूइड होगी आपकी सेल मेम्ब्रेन। ये अभी आगे भी हम दोबारा देखेंगे। अब जो तीसरा पॉइंट है हमारे पास, जो ये फॉस्फोलिपिड बाइलेयर हमें इसका जो पर्पस है सेल मेम्ब्रेन में वो है कि ये जो पोलर सब्सटेंसेस है ना इनको रिस्ट्रिक्ट कर देती है। अच्छा, इससे क्या मुराद है, इसको ना हम नेक्स्ट स्लाइड के अंदर बड़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे और आपका फिर ये क्लियर हो जाएगा पॉइंट। तो इसको 2 मिनट के लिए जरा साइड पे करो। नेक्स्ट हमारे पास लिपिड्स के अंदर क्या चीज प्रेजेंट है इस फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के अंदर? हमारे पास कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट है, ये जो आपको नजर आ रहा है। अब ये कोलेस्ट्रॉल क्या क्या फंक्शन प्रोवाइड कर रहा है? ये कोलेस्ट्रॉल दो बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस परफॉर्म करता है सेल मेम्ब्रेन में। कौन कौन से? एक तो ये स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है और दूसरा लो टेम्परेचर पे फ्लूइडिटी। अब ये दोनों पॉइंट समझो। इसमें पहले ना इस स्टेबिलिटी को देखते हैं। अब ये स्टेबिलिटी को समझने के लिए पहले तो ये समझो कि ये जो मेरे पास फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर एग्जिस्ट करती है, ये बेसिकली इसकी जो टेल्स हैं वो मॉलिक्यूल से मिलके बनी है। और मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो टेम्परेचर से अफेक्ट होते हैं। कैसे होते हैं? देखो, हाई टेम्परेचर जब होगा ना तो हाई टेम्परेचर पे क्या होगा, ये जो आपकी टेल्स है ना इनके जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी। टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है, ये बात आप पढ़ चुके हो। अब जब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी तो ये एक दूसरे से दूर मूव करेंगी। ऐसी सिचुएशन के अंदर मेम्ब्रेन बहुत ज्यादा फ्लूइड हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उसके दरमियान बहुत सारी स्पेसेस आपको नजर आ रही हैं। देखो, स्पेसेस 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 स्पेसेस। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर आपका कोलेस्ट्रॉल क्या करता है, वो इनमें से कुछ गैप्स को फिल कर रहा होता है। अब आपको पता है कि कोलेस्ट्रॉल इनके अंदर अंदर एग्जिस्ट करता है, तो इनकी फिलिंग की वजह से चूंकि गैप्स कम हो रहे हैं, देखो पहले हाई टेम्परेचर की वजह से बहुत ज्यादा गैप्स आ गए थे, ठीक है। अब आपको उन गैप्स के अंदर से कुछ गैप्स कोलेस्ट्रॉल ने फिल कर दिए। तो इस तरह हाई टेम्परेचर के ऊपर बहुत ज्यादा फ्लूइड होने से मेम्ब्रेन को ये प्रिवेंट करता है, लिहाजा क्या प्रोवाइड करता है? स्टेबिलिटी। दूसरा पॉइंट, फ्लूइडिटी एट लो टेम्परेचर। क्या मतलब है? देखो, जब लो टेम्परेचर होगा ना तो अब क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी इन टेल के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी कम होगी, वो करीब आएंगे एक दूसरे के। अब जब जब मैंने क्या बताया था, मैंने पहले बताया था जितनी ज्यादा स्पेसेस इनके दरमियान उतनी ज्यादा फ्लूइडिटी। अब जब स्पेसेस कम होंगी, क्यों? चूंकि टेम्परेचर कम हो रहा है, ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, आपका कोलेस्ट्रॉल इनके दरमियान आएगा और आकर स्पेसेस बढ़ाएगा। ये देखो स्पेसेस बना रहा है। तो लो टेम्परेचर में ये फ्लूइडिटी भी प्रोवाइड कर रहा है। अब ये कॉन्सेप्ट समझ आया कि हाई टेम्परेचर में कैसे वो ज्यादा फ्लूइड होने से रोक भी रहा है और लो टेम्परेचर में कैसे वो फ्लूइड कर भी रहा है। तो दिस इज द ब्यूटी ऑफ कोलेस्ट्रॉल इन सेल मेम्ब्रेन। हम नेक्स्ट देखते हैं, प्रोटीन्स का क्या फंक्शन है।
अब ना प्रोटीन्स में सबसे पहले तो एज एंजाइम्स ये एक्ट करती हैं। अब एज एंजाइम्स कैसे एक्ट करती हैं? आपकी सेल मेम्ब्रेन के साथ एंजाइम्स दरअसल क्या है? एंजाइम्स दरअसल प्रोटीन्स ही तो हैं। तो वो एंजाइम्स जो आपके सेल मेम्ब्रेन के साथ अटैच होती हैं, जो मुख्तलिफ रिएक्शंस को कैटलाइज कर रहे होते हैं, वो भी दरअसल आपकी यही यही प्रोटीन का ही काम आ गया। ठीक है। दूसरा, एज रिसेप्टर्स आपकी प्रोटीन सेल मेम्ब्रेन के ऊपर एज रिसेप्टर प्रेजेंट होती है एक्सटर्नल साइड के ऊपर। और रिसेप्टर का क्या काम होता है कि कोई फॉर एग्जांपल कोई हार्मोन आ रहा है, उसने कोई सेल के अंदर चेंज करानी है, इंड्यूस, तो वो आकर अटैच करेगा। तो वो किस पे अटैच करेगा? यही रिसेप्टर्स जो कि प्रोटीन से बने होते हैं, जो कि बाहर की तरफ प्रेजेंट होते हैं। तीसरी, एज ट्रांसपोर्टर। अब ये तो हम पहले ही देख चुके थे ना, जब हमने देखा था ये ट्रांस मेम्ब्रेन या ये इंटेग्रल प्रोटीन जो यहाँ पर आपको नजर आ रही है, तो इसका क्या काम है? ये जो पूरी यहाँ पे बाईपास किया हुआ है जिसने, इसका काम ऑब्वियसली आपको देख के पता चल रहा है कि ये ट्रांसपोर्टर का रोल प्ले कर रही होगी। बाहर से अंदर की तरफ जिन चीजों ने मूव करना हो वो इसके थ्रू कर सकती हैं। तो प्रोटीन्स एज ट्रांसपोर्टर भी एक्ट करती हैं। चौथी बात, स्ट्रक्चरल सपोर्ट भी प्रोवाइड कर रही है। अब आप देखें कि आपकी प्रोटीन्स हैं, इंटेग्रल हैं, पेरिफेरल हैं, ग्लोबुलर प्रोटीन्स हैं, बहुत बड़ी परसेंटेज, अभी हम परसेंटेज देखेंगे भी, तो वो आपकी प्रोटीन्स बनाती हैं आपकी सेल मेम्ब्रेन को। तो स्ट्रक्चरल सपोर्ट भी हो गई। अब इसके अंदर एक और, ये तो बेसिक बातें थी ना, एक और कम्प्लेक्स बात याद रखो। देखो, जो रिसेप्टर हैं वो हमेशा कहाँ प्रेजेंट होते हैं? ऑब्वियसली बाहर प्रेजेंट होंगे। और किससे मिलके बने हुए हैं? प्रोटीन्स के हैं बेसिकली ये रिसेप्टर्स। तो रिसेप्टर्स हमेशा सेल मेम्ब्रेन में एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स की फॉर्म में प्रेजेंट होंगे। देखो, बाहर की तरफ होंगे ना भाई रिसेप्टर, कॉमन सेंस है। वैसे कॉमन सेंस वाले क्वेश्चंस आते हैं और आप फंस जाते हो। आपको एमसीक्यू आ गया कि रिसेप्टर्स फाउंड इन सेल मेम्ब्रेन अकॉर्डिंग टू फ्लूइड मोज़ेक मॉडल कैन बी एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, इंट्रिंसिक प्रोटीन, बोथ ए एंड बी। अब आप कहोगे कि फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में तो इंट्रिंसिक भी होती है एक्सट्रिंसिक भी, बोथ ए बी डाल देते हैं। लेकिन नहीं, रिसेप्टर के केस में स्पेसिफिक प्रोटीन्स हैं जो कि बाहर प्रेजेंट होती हैं, तो ये एक्सट्रिंसिक होंगे। अच्छा, ट्रांसपोर्टर क्या होंगे? एक्सट्रिंसिक प्रोटीन से बने होंगे स्पेसिफिकली या इंट्रिंसिक प्रोटीन से? भाई ट्रांसपोर्टर कैसे, ट्रांसपोर्टर किसको कहेंगे? जो ट्रांसपोर्ट करा रहा है, मतलब जो मेम्ब्रेन को बाईपास कर रहा है, तो वो मेम्ब्रेन के अंदर मौजूद है ना। मतलब ट्रांसपोर्टर हमेशा इंट्रिंसिक प्रोटीन होगी। अब ये बातें आपने याद रखनी है। अच्छा, अब हमारे पास तीसरी क्या आ जाती है? कार्बोहाइड्रेट्स। अब कार्बोहाइड्रेट्स का क्या काम है? ये जो हमने देखी थी ऊपर कार्बोहाइड्रेट्स की चेन जो हमें नजर आई थी, इनका काम है कि ये सेल के सरफेस मार्कर्स हैं। इसको जरा समझो। देखो, यहाँ पे देखो जरा, आपको ये एक पैथोजन नजर आ रहा है। ये पैथोजन एक उसका सेल है। अब इस सेल के ऊपर आपको कुछ स्पेसिफिक मार्किंग नजर आ रही हैं, जैसे कि ये है, जैसे कि ये है, जो कि एंटीजेंस हैं। अब एंटीजेंस क्या होती हैं? एंटीजन बेसिकली आपके कार्बोहाइड्रेट से मिलकर बनी होती हैं, और ये हर टाइप ऑफ सेल की स्पेसिफिक होती हैं। मसलन आपकी बॉडी के अंदर एक पैथोजन एंटर हो गया, बैक्टीरियल सेल है आपकी बॉडी में। अब आपके वाइट ब्लड सेल ने उस सेल को मारना है, तो उसको कैसे पता चलेगा कि ये पैथोजन है या बॉडी का नॉर्मल सेल है? क्योंकि बॉडी में तो सेवरल हंड्रेड्स थाउजेंड्स ऑफ टाइप्स ऑफ सेल्स एग्जिस्ट करते हैं। तो अब आपकी यही एंटीजन जो कार्बोहाइड्रेट से मिलके बनी है, जिसको हम सेल सरफेस मार्कर कह रहे हैं, ये हेल्प करेगी वाइट ब्लड सेल्स की आइडेंटिफाई करने में कि क्या ये नॉर्मल सेल है या ये पैथोजन है। तो बेसिकली आपके सेल की जो मार्किंग है, उसकी आइडेंटिफिकेशन है, वो किन से बन रही है? वो आपके ये कार्बोहाइड्रेट से बन रही है। अब ना एक और बात याद रखना, जो ये लिपिड्स है ना, ये 20 to 40% प्रेजेंट हैं।
प्रोटीन्स 60 to 80% प्रेजेंट हैं सेल मेम्ब्रेन में, और जो आपके कार्बोहाइड्रेट्स है ना, ये 2 to 3% मौजूद है। अब इसके अकॉर्डिंगली परसेंटेज देखो और मुझे बताओ कि सेल मेम्ब्रेन का मेन कंपोनेंट कौन सा होगा। अब जिन्होंने तो प्रोटीन सोचा है या प्रोटीन कहा है, तो प्रोटीन नहीं है, मेन कंपोनेंट लिपिड है। क्योंकि मैंने स्टार्ट में एक बात की थी कि सेल मेम्ब्रेन इज लिपिड इन नेचर, जो मेन स्ट्रक्चर बन रहा है वो यही फॉस्फोलिपिड बायलेयर बना रही है। चाहे प्रोटीन ज्यादा मौजूद है इस बायलेयर के अंदर, उनकी परसेंटेज ज्यादा है, लेकिन ये बेसिक स्ट्रक्चर चूंकि फॉस्फोलिपिड बायलेयर बना रही है, लिहाजा लिपिड्स आर द मेन कंपोनेंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन। अब यहाँ पे हमने सारी चीजें जो हमने फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में पढ़ी थी कि हमारे इस मॉडल में होंगी सेल मेम्ब्रेन के, उनके फंक्शंस भी देख लिए। नेक्स्ट हमने देखना है कि हमारी सेल मेम्ब्रेन की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। अब सेल मेम्ब्रेन आपको पता है कि ये सेमी परमिएबल इन नेचर है, हमने इसीलिए इसका नाम सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन भी रखा था। क्या मतलब है सेमी परमिएबल से? देखो, सेमी से मुराद क्या होता है कि कुछ चीज़ों को, ठीक है, एक मखसूस चीज़ों को, और परमिएबल क्या होता है? जो अपने अंदर से परमिट करे। सेमी परमिएबल से क्या मतलब बना कि अपने अंदर से सेल मेम्ब्रेन स्पेसिफिक चीज़ों को या कुछ चीज़ों को गुजरने देती है। अब इस चीज़ को ज़रा फर्दर समझो, ये आपके पास है सेल मेम्ब्रेन, यूं समझो, इसका मॉडल तो कॉम्प्लेक्स होता है लेकिन समझाने के लिए मैंने इसको सिंपल कर दिया, ये सेल मेम्ब्रेन है। अब इस सेल मेम्ब्रेन के अंदर आपकी वो सब्सटेंसेस जो तो हाइड्रोफोबिक हैं, हाइड्रोफोबिक क्या होती हैं मैं पहले बता के आया, वाटर हीटिंग, ठीक है, या जो वाटर से इंटरेक्ट नहीं करती। तो हाइड्रोफोबिक सब्सटेंसेस या लिपिड सॉल्युबल सब्सटेंसेस या फिर नॉन पोलर सब्सटेंसेस ये इजीली पास कर जाएंगी। अच्छा, ये इजीली पास क्यों कर जाएंगी? ज़रा ना, सेल मेम्ब्रेन का जब मैंने आपको मॉडल बताया था ना, तो मैंने इस तरह से हमने देखा था कि उसमें फॉस्फोलिपिड बायलेयर होती है जो उसका बेसिक स्ट्रक्चर बना रही होती है, उसमें यूं हेड होते हैं और यूं उनकी टेल्स होती हैं, ऐसे ही है। और बेसिकली ये आपकी डबल बायलेयर होती है, मतलब दो लेयर से मिलके बना होता है। अब यूं ये आपकी टेल्स आ गई। अब इसके अंदर हमने क्या देखा था कि ये वाला रीजन, जो हेड वाला रीजन होता है, ये हाइड्रोफिलिक होता है, जबकि जो आपका टेल वाला रीजन है वो क्या होता है? वो होता है हाइड्रोफोबिक। अब जरा मुझे देख के बताओ कि सेल मेम्ब्रेन की ज्यादा थिकनेस हाइड्रोफिलिक है या हाइड्रोफोबिक है? देखो, हाइड्रोफिलिक है। खुद देखो, क्योंकि टेल्स ने ज्यादा थिकनेस बनाई हुई है, ये सॉरी हाइड्रोफोबिक है, चूंकि आपकी टेल्स हाइड्रोफोबिक हैं और ज्यादा थिकनेस इन्हीं टेल्स की वजह से है। हेड्स तो थोड़ी सी थिकनेस कवर कर रहे हैं सेल मेम्ब्रेन की, ऐसे ही है ना। तो अब क्या होगा कि जो चीजें, ये याद रखना कि इस तरह से याद रख लो कि चूंकि मेन थिकनेस हाइड्रोफोबिक है, लिहाजा वो हाइड्रोफोबिक चीजों को अपने अंदर से गुजरने देगी। देखो, बल्क तो हाइड्रोफोबिक है ना यार, ये हाइड्रोफिलिक तो बड़ा छोटा सा रीजन है, बहुत छोटी सी थिकनेस है, मेन गुजरना यहां से मुश्किल है। अब हाइड्रोफोबिक सब्सटेंसेस, लिपिड सॉल्युबल सब्सटेंसेस भी इनको आप कह सकते हो, जो चीज लिपिड सॉल्युबल हो वो हाइड्रोफोबिक होती है, ठीक है, या इनको आप नॉन पोलर भी कह सकते हो। ये बेसिकली हाइड्रोफोबिक की ही कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो नॉन पोलर, लिपिड सॉल्युबल या हाइड्रोफोबिक सब्सटेंसेस तो इजीली पास कर जाएंगी। मिसाल के तौर पे आपके स्टेरॉइड हार्मोन्स हैं, ये लिपिड सॉल्युबल हैं, ये हाइड्रोफोबिक हैं, ये नॉन पोलर है। या आपके स्मॉल गैस मॉलिक्यूल्स हैं, मिसाल के तौर पे कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, अब ये तो इजीली पास कर जाएंगे। और एक और विटामिन ए, डी, ई, के, ये भी लिपिड सॉल्युबल होते हैं, तो ये भी क्रॉस कर जाएंगे। तो ये चीजें तो आपकी एग्जांपल्स के साथ हमने देख ली जो गुजर जाएंगी। अब मसला आएगा जब आएगी हाइड्रोफिलिक
सब्सटेंसेस। अब जब आपकी ये हाइड्रोफिलिक सब्सटेंसेस आएंगी या ये जो वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस होती हैं जो पोलर होती हैं, मतलब जिन पे चार्ज होता है, ये नहीं गुजर सकेंगी। अच्छा, अब इसी वजह से हमने सेल मेम्ब्रेन को क्या कहा, सेमी परमिएबल इन नेचर के। कुछ चीजों को तो ये अपने अंदर से फ्रीली गुजरने देती है, कुछ को नहीं गुजरने देती। अब आपका एक सवाल होना चाहिए, वो सवाल ये होना चाहिए कि सर ये जो चीजें नहीं गुजर सक रही, ये क्या सेल के अंदर इनकी जरूरत नहीं होती, और अगर होती है तो ये कैसे गुजरती हैं। अब होता क्या है, आपके ये जो पोलर सब्सटेंसेस हैं, ये जो हाइड्रोफिलिक सब्सटेंसेस है ना, मिसाल के तौर पे आइंस, ये क्या करेंगी, हमने पढ़ा था सेल मेम्ब्रेन के अंदर प्रोटीन्स होती हैं जो एज ट्रांसपोर्टर एक्ट करती हैं, या हमने वो जो ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन पढ़ी थी, चैनल्स पढ़े थे सेल मेम्ब्रेन के अंदर, ये आइंस उन चैनल्स के अंदर से पास कर जाएंगे। मतलब फ्रीली मूव नहीं कर सकते, लेकिन चैनल्स जरूर मौजूद होते हैं जो कि आइंस को या वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस को अपने अंदर मूव करने देते हैं। वो उनकी भी फर्दर फिर क्लासिफिकेशन है, लेकिन वो आपके लेवल पर नहीं है, अभी अभी के लिए ये याद कर लो। अब इसमें इसमें ना ये सारी चीज़ें करने से आपको क्या पता चला, आपको ये पता चला कि सेल मेम्ब्रेन एज बैरियर एक्ट करती है ड्यू टू इट्स सेमी परमिएबल नेचर। मतलब ये कि वो आपकी हर चीज को गुजरने नहीं देगी। ये जो आइंस भी गुजर रहे हैं ना, ये भी स्पेसिफिक होते हैं, ये भी ऐसे नहीं है कि हर आइन मूव कर जाएगा। लार्ज जो 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 लार्ज जिनका साइज होता है वो भी गुजर जाएंगे, तो ये भी स्पेसिफिक होगा। चूंकि हमारी उसकी इतनी डिटेल शामिल नहीं है तो हम उसको देख नहीं रहे, लेकिन इस सब से आपको ये तो समझ आ गई कि सेल मेम्ब्रेन एज बैरियर एक्ट करती है। तो अब अगर हम फंक्शंस देखें सेल मेम्ब्रेन के, तो पहला फंक्शन तो ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल है, जो भी हमने इतना डिटेल में देखा कि ये सेमी परमिएबल इन नेचर है और कुछ चीज़ों को मूव करने दे रही है, कुछ को नहीं करने दे रही। तो जिनको वो मूव करने दे रही है या मूवमेंट हो रही है, ऑब्वियसली सेल मेम्ब्रेन बाउंड्री है, और सेल के अंदर भी चीज़ों ने आना है और सेल से बाहर भी चीज़ों ने जाना है। तो सेल मेम्ब्रेन का सबसे प्राइमरी फंक्शन क्या है, ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल। ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल ना हमारे पास दो टाइप्स की होती है, पहली पैसिव ट्रांसपोर्ट और दूसरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब पैसिव ट्रांसपोर्ट से क्या मुराद है, पैसिव ट्रांसपोर्ट मींस कि एक जगह जहां पे हायर कॉन्सेंट्रेशन हो वहां से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करना। मतलब यहाँ आपको क्या नजर आ रहा है, यहाँ आपको बहुत सारे मॉलिक्यूल्स नजर आ रहे हैं, मतलब यहाँ कॉन्सेंट्रेशन क्या है, हाई है। और यहाँ क्या नजर आ रहा है, थोड़े मॉलिक्यूल्स, तो यहाँ कॉन्सेंट्रेशन क्या है, लो है। इसके मुकाबले में जो आपको एक्टिव ट्रांसपोर्ट नजर आ रही है, तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें फ्रॉम लो कॉन्सेंट्रेशन टू हाई कॉन्सेंट्रेशन मूवमेंट हो रही है। अब बाकी सारी बातें ना कॉमन सेंस वाली हैं, बच्चों वाली हैं। पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या होगी, अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, मतलब हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन तक। एक्टिव ट्रांसपोर्ट कैसे होगी, अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, लो से हाई में। अच्छा, पैसिव ट्रांसपोर्ट को ना यूं भी समझ लो कि आप एक स्लाइड जो है ना, ठीक है, आप उससे नीचे आ रहे हो, और आप एक्टिव ट्रांसपोर्ट को यूं समझ लो कि आप एक स्लाइड से ऊपर मूव कर रहे हो। ठीक है, अब जरा अगले पॉइंट देखो, पैसिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी की नीड होगी, नहीं होगी ना भाई, स्लाइड वाले कॉन्सेप्ट से समझो, नीचे आ रहे हो। अच्छा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी की नीड होगी, बिल्कुल होगी, स्लाइड पे ऊपर चढ़ना आसान काम तो नहीं होता। दूसरा, पैसिव ट्रांसपोर्ट फास्टर होगी, स्लाइड से नीचे आओगे तो तेज तेज आओगे, ऊपर जाओगे तो टाइम लगेगा, स्लोअर प्रोसेस है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। चौथी बात, पैसिव ट्रांसपोर्ट लेस स्पेसिफिक लेस रेगुलेटेड, क्यों, क्योंकि एनर्जी नहीं लग रही, अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है, इसलिए इतना रेगुलेशन उसकी नहीं है। लेकिन एक्टिव ट्रांसपोर्ट जहां एनर्जी लगानी है, जैसे जहां पैसा लगना हो वहां बंदा एहतियात करता है, इसी तरह सेल ने एनर्जी लगानी है तो वो इसको रेगुलेट करेगा, स्पेसिफिक चीजों पे ये एनर्जी इन्वेस्ट करेगा।
तो अब ये आपने देखा पैसिव और एक्टिव ट्रांसपोर्ट का डिफरेंस। अब इनकी एग्जांपल्स देख लो। पैसिव ट्रांसपोर्ट में हमारे पास डिफ्यूजन आ गई, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन आ गई जिसके अंदर प्रोटीन्स की मदद से चीज़ पास करती है, और ऑस्मोसिस आ गया जिसमें वाटर की मूवमेंट हो रही होती है फ्रॉम हायर टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में आपके पहले तो पंप्स होते हैं। अब ये पंप्स आपकी सेल मेम्ब्रेन में एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। ये हम एक्शन पोटेंशियल के अंदर डिटेल में देखेंगे कि ये पंप्स कैसे होते हैं, कौन कौन से होते हैं, लेकिन ये पंप्स एग्जिस्ट कर रहे होते हैं आपकी सेल मेम्ब्रेन के अंदर और ये भी एनर्जी यूज़ करते हैं। मिसाल के तौर पे हमारे पास सोडियम पोटेशियम पंप है, ठीक है, तो इस तरह से और भी पंप्स मौजूद हैं। उसके अलावा बल्क ट्रांसपोर्ट में भी एक्टिव ट्रांसपोर्ट की ही बेसिकली वो टाइप है। अब ये बल्क ट्रांसपोर्ट क्या है? बल्क ट्रांसपोर्ट आपकी एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस को कहते हैं। इसको ज़रा यूँ देखो, ये आपकी आपकी एक सब्सटेंस थी, उसके मॉलिक्यूल्स हैं जिसने सेल के अंदर आना था। वो क्या करेंगे? वो सेल मेम्ब्रेन के पास आएंगे, सेल मेम्ब्रेन में इस तरह से इन्वेजिनेशन होगी। इस इन्वेजिनेशन के बाद ये इन्वेजिनेशन फर्दर अंदर की तरफ होती जाएगी और फाइनली ये जो मेम्ब्रेन है वो पिंच ऑफ कर जाएगी और यहाँ से वेसिकल अंदर मूव कर जाएगी। एक्सोसाइटोसिस में क्या होगा? बिल्कुल उल्टा। ये आपकी एक वेसिकल है, उसने अंदर से बाहर आना है, उसके मॉलिक्यूल्स ने वो आएंगे सेल मेम्ब्रेन के साथ, यहाँ पे अटैच होंगे, फिर ओपन होंगे और आपके मॉलिक्यूल्स बाहर मूव कर जाएंगे। अच्छा, ये यहाँ पे चूंकि वेसिकल्स इन्वॉल्व हो रही है ना, तो हम बल्क ट्रांसपोर्ट या एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस को वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट भी कहते हैं। एक और बात जो बहुत बेसिक है, आप लोगों ने पढ़ी होगी, एंडोसाइटोसिस की दो टाइप्स होती हैं, फेगोसाइटोसिस और पिनोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस तब जब सॉलिड अंदर की तरफ आए और पिनोसाइटोसिस जब लिक्विड हो। अब यहाँ पे हमने सारी अपनी ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल को देख लिया। अब ये ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल जरूरी क्यों है? देखो, न्यूट्रिएंट्स ऑब्टेन करने होंगे सेल ने, कैसे होगा? ट्रांसपोर्ट के थ्रू। वेस्ट प्रोडक्ट्स बाहर फेंकनी है, कैसे फेंकेगा? ट्रांसपोर्ट करेगा उनको सेल मेम्ब्रेन से। यूजफुल प्रोडक्ट सिक्रीट करनी है, मिसाल के तौर पे कोई हार्मोन है, कोई गैस्ट्रिक जूसेस हैं, कैसे करेगा? आपके वो ट्रांसपोर्ट के थ्रू। आयोनिक ग्रेडियंट मेंटेन करना है जो मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए जरूरी है, जो हम एक्शन पोटेंशियल में पढ़ेंगे, कैसे करेगा? थ्रू ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल। अब ये तो सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन हो गया सेल मेम्ब्रेन के। और कौन कौन सा फंक्शनल है? सेल सिग्नलिंग। अभी मैंने आपको बताया था कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर के कैसे कार्बोहाइड्रेट सेल सिग्नलिंग के अंदर हेल्प करते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स किसका पार्ट है? ओवरऑल तो सेल मेम्ब्रेन का ही पार्ट है ना, तो सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन हो गया सेल सिग्नलिंग भी। तीसरा इंपॉर्टेंट फंक्शन स्ट्रक्चरल सपोर्ट। अब ये तो बहुत बेसिक बात है, ऑब्वियसली बाउंड्री है वो, तो वो स्ट्रक्चरल सपोर्ट तो देगी ना, सारे कंपोनेंट्स को प्रोटेक्शन भी देगी, स्ट्रक्चरल सपोर्ट भी देगी। तो दैट वर द फंक्शंस ऑफ सेल मेम्ब्रेन। अब इसके बाद हम अपनी नेक्स्ट ऑर्गेनेली की तरफ मूव करेंगे जो कि है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब इसके अंदर सबसे पहले तो इसके स्ट्रक्चर को समझो। ये आपके पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का स्ट्रक्चर है। इसमें आपको सबसे पहले यहाँ पर ये ट्यूब्यूल्स नजर आ रही हैं, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। क्या चीज़ है? ट्यूब्यूल्स। दूसरा आपको इसमें जो मेन स्ट्रक्चर नजर आ रहा है वो ये देखो, ये सैक्स बने हुए हैं जिसको हम सिस्टर्नी कहते हैं। इन्हीं सैक्स की वजह से, चूंकि देखो बल्क इसी से मिलकर बना है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को नेटवर्क ऑफ सिस्टर्ना भी कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें खास तौर पे ये नेटवर्क वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जब मैं आगे गोल्जी ऑपरेटर्स पढ़ाऊंगा ना, तो वहां मैं इसका दोबारा जिक्र करूंगा। ये क्या है? नेटवर्क ऑफ सिस्टर्नी। अब इसके अंदर आपको और क्या क्या चीजें नजर आ रही हैं? आपको यहाँ पर इसके अंदर ये जो स्पेसेस नजर आ रही हैं, दैट आर एक्चुअली सिस्टर्नल स्पेसेस। उसके अलावा आपको इसके ऊपर यहाँ पर ये बहुत सारे जो डॉट्स नजर आ रहे हैं, ये राइबोसोम्स हैं। तो ये हमने इसका स्ट्रक्चर देखा। अब इसके अंदर आप ना इसकी लोकेशन समझो। मिसाल के तौर पे ये आपकी सेल मेम्ब्रेन है,
इसके सेंटर में आपके पास न्यूक्लियस होगा। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये न्यूक्लियस के साथ अटैच होगा उसकी आउटर मेम्ब्रेन के साथ और आपकी सेल मेम्ब्रेन तक एक्सटेंड करेगा, मतलब ये पूरा एरिया यूं कवर करता है। ठीक है, अब इसके अंदर हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की दो फर्दर जो है ना इसकी क्लासिफिकेशन में चीजें आ जाती हैं। पहला हमारे पास है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो कि आपको ये वाला एरिया नजर आ रहा है, ये ट्यूब्यूल्स वाला एरिया, दिस इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और दूसरा आपको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मिलता है, जो ये सारा एरिया जिसमें आपको राइबोसोम्स मिल रहे हैं, जिसमें आपको सिस्टर्ने मिल रहे हैं, सिस्टर्नल स्पेसिस प्रेजेंट है, दैट इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एक और बात याद रख लेना, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो पुराना नाम है ना वो एर्गेस्टोप्लाज्म है। ठीक है, तो अब ये नाम वैसे यूज नहीं होता, बट अगर कहीं एमसीक्यूज में आ जाए तो तुम लोगों को पता होना चाहिए। इस रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पहले ना अब हम फंक्शंस देखते हैं क्या क्या है। सबसे पहले तो प्रोटीन सिंथेसिस और दूसरा मैकेनिकल सपोर्ट। मैकेनिकल सपोर्ट तो बहुत बेसिक बात है, आप लोगों को समझ आ जाएगी इसकी लोकेशन देख के ही। देखो ये न्यूक्लियस से एक्सटेंड कर रहा है मेम्ब्रेन तक, लिहाजा एक्सटर्नल फोर्स से ये आपकी सेल मेम्ब्रेन को या सेल के कंपोनेंट्स को बचा सकता है। देखो ना, एक चीज यहां से यहां तक एक्सटेंड हुई भी है, समझ आ रही है ना। जैसे मिसाल के तौर पे आपका ये एक सर्कल जैसे टायर होता है, ठीक है, उसके अंदर आप देखते हो कि आप यहाँ पे एक सेंटर है और वहां से कुछ एक लकड़ी लगा देते हो यूं। ठीक है, तो वो लकड़ी क्या करेगी, वो लकड़ी चूंकि सेंटर से भी अटैच है और बाहर से भी अटैच है, तो वो अगर कोई एक्सटर्नल प्रेशर भी आएगा तो उसको रोक लेगी, उसको प्रिवेंट कर लेगी, ठीक है, किसी हद तक। तो सेम आपका ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कर रहा होता है। दूसरा, ये प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। अब प्रोटीन सिंथेसिस में कैसे करता है, आपको नजर आ रहा है इस पे कितने सारे राइबोसोम्स हैं, और राइबोसोम्स का काम क्या होता है, ये प्रोटीन्स ही तो बनाते हैं। अब इसके अंदर आपको ना प्रोटीन सिंथेसिस को वो एमडी कैट में अलग वर्ड से आपसे पूछ सकते हैं। वो अलग वर्ड क्या है, जरा इस डायग्राम को देखो। आपकी जो डीएनए है ना, जो आपके न्यूक्लियस में पड़ा है, उस डीएनए से आपके आरएनए बनता है, और उस आरएनए से फर्दर वो आरएनए राइबोसोम्स के पास आता है और आके प्रोटीन बनाता है। इसको ना हम ओवरऑल सेंटर डॉग्मा ऑफ लाइफ भी कहते हैं। ठीक है, लेकिन आपके लेवल पे आपने ये समझना है कि डीएनए से आरएनए जो बनता है वो कहलाता है ट्रांसक्रिप्शन, और आरएनए से प्रोटीन बनने का प्रोसेस कहलाता है ट्रांसलेशन। ये दो वर्ड याद करने हैं। अब यहां पे मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको बताया कि आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन सिंथेसिस करवा रहा है, में हेल्प कर रहा है। तो प्रोटीन सिंथेसिस जो है वो, उसको मैं ट्रांसलेशन भी कह सकता हूं ना, क्योंकि आपका जो प्रोटीन बनने का प्रोसेस होता है वो किससे बनती है, वो आपकी आरएनए से बनती है, और उसको हम ट्रांसलेशन कहते हैं। तो आपको एमसीक्यू ऐसे भी आ सकता है, आपको प्रोटीन सिंथेसिस की जगह वहां फंक्शंस ऑफ आरईआर में ट्रांसलेशन लिखा हुआ आ सकता है। दूसरी चीज ये याद रखनी है कि ये जो प्रोटीन यहाँ राइबोसोम्स बनाते हैं वो क्या करते हैं, वो इसको इन वेजिकल से मूव करवाते हुए यहाँ से बाहर निकालते हैं एज ट्रांसपोर्ट वेजिकल्स। मतलब आपका यहाँ पे प्रोटीन, राइबोसोम्स ने प्रोटीन्स बनाई, वो प्रोटीन्स फिर इन सिस्टर्नल स्पेसिस के अंदर मूव की, फिर जब वो बाहर आती हैं तो वो एक वेजिकल के अंदर फिल हुई होती हैं। उस वेजिकल को क्या कहते हैं, ट्रांसपोर्ट वेजिकल। अब ये ट्रांसपोर्ट वेजिकल फर्दर कहाँ जाती है, फर्दर ये चली जाती है आपके गोल्जी ऑपरेटस के पास। अब गोल्जी ऑपरेटस में जाने के बाद इसके साथ क्या क्या होता है वो तो हम गोल्जी ऑपरेटस में ही पढ़ेंगे। यहां से ये चली गई। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के तो सिर्फ यही दो फंक्शंस थे मेजर। हाँ, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बहुत सारे फंक्शंस हैं। वो कौन कौन से, आओ जरा उनको जरा देखें। सबसे पहले तो डिटॉक्सिफिकेशन। डिटॉक्सिफिकेशन से क्या मुराद है, टॉक्सिक केमिकल्स, टॉक्सिक सब्सटेंसेस,
टॉक्सिक मॉलिक्यूल्स SCR पकड़ता है उनको, वो SCR के पास से गुजरते हैं, SCR उनको कन्वर्ट कर देता है नॉन टॉक्सिक सब्सटेंसेस के अंदर या वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस के अंदर, ताकि वो यूरिन में एक्सक्रीट हो जाए। तो डिटॉक्सिफिकेशन करा रहा है पहली बात तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दूसरा, मेटाबॉलिज्म में हेल्प कर रहा है। अब मेटाबॉलिज्म से क्या मुराद है ना, आपकी बॉडी के अंदर जो भी रिएक्शंस हो रहे हैं ना, ठीक है, दो टाइप के रिएक्शंस होते हैं, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म। ठीक है, कैटाबॉलिज्म जिसके अंदर चीज ब्रेक करती है, एक बड़ा मॉलिक्यूल ब्रेक करता है स्मॉलर में। एनाबॉलिज्म जिसके अंदर छोटे मॉलिक्यूल्स मिलके बड़ा मॉलिक्यूल बनाते हैं। ये दो टाइप्स के रिएक्शंस हैं जो आपकी बॉडी में हो रहे हैं, और कोलेक्टिवली इनको मेटाबॉलिज्म कहते हैं। तो मेटाबॉलिज्म भी आपके स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन है। किस किस चीज का ये मेटाबॉलिज्म कराता है? पहले तो डिटॉक्सिफिकेशन की मैंने आपको डिटेल बता दी, टॉक्सिक टू वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस। मेटाबॉलिज्म में एक तो ये कार्बोहाइड्रेट्स का मेटाबॉलिज्म कराएगा, दूसरा लिपिड्स का मेटाबॉलिज्म कराएगा। अब कार्बोहाइड्रेट्स का मेटाबॉलिज्म कैसे कराएगा? मिसाल के तौर पे स्मॉल कार्बोहाइड्रेट से ये पॉलीसेकेराइड्स बनाएगा रिएक्शंस के थ्रू, ये ओलिगोसेकेराइड्स, ये बायोमॉलिक्यूल्स है सारे, ये हमारा अलग एमडीकेट का चैप्टर है पूरा इन मॉलिक्यूल्स पे। लेकिन देखो कि ये कार्बोहाइड्रेट्स के जो बड़े मॉलिक्यूल्स है स्मॉलर मॉलिक्यूल्स से बनाता है थ्रू सर्टेन केमिकल रिएक्शंस, और वो कौन करवाता है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसी तरह लिपिड्स के अंदर जो आपके फॉस्फोलिपिड्स बनते हैं, जो ट्राइग्लिसराइड्स बनते हैं, या आपके जो स्टेरॉइड्स बनते हैं। अब स्टेरॉइड्स में मिसाल के तौर पे एल्डोस्टेरॉन है, टेस्टोस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, ये सारे जो हार्मोन्स हैं ये दरअसल स्टेरॉइड्स ही हैं। तो ये सारी चीजें भी बनाता है कौन? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब ये सारे जो रिएक्शंस ये जितने मैंने बताया ना कि ये चीजें बनेंगी, ये दरअसल एनाबॉलिज्म है, एनाबॉलिज्म की एग्जांपल है। देखो छोटे से ये बड़े बड़ी सब्सटेंसेस बनाएगा। अच्छा, क्या कैटाबॉलिज्म कराता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? बिल्कुल कराता है। मिसाल के तौर पे ग्लाइकोजन को ग्लूकोज के अंदर जो कन्वर्जन होती है उसमें भी आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आप रोल प्ले करता है। और अब आपने अगर तो बायोमॉलिक्यूल्स का चैप्टर पढ़ा होगा अपने एफएससी में, तो ऑफ कोर्स तो आपको पता होगा कि ग्लाइकोजन जो है वो एक बड़ा मॉलिक्यूल है और ग्लूकोज छोटा मॉलिक्यूल है। तो जब बड़े से छोटा में टूटा तो दैट इज कैटाबॉलिज्म। अब ये तो हमने देखे फंक्शंस ऑफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जनरल जो हर सेल में परफॉर्म हो रहे हैं। कुछ स्पेसिफिक भी है, वो क्या है? जब आपका SCR मसल्स में होता है ना, तो इसको हम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मसल सेल्स के अंदर जब प्रेजेंट होता है तो हम इसका नाम बदल देते हैं और हम इसको सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। ये सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम दरअसल मसल कॉन्ट्रैक्शन के अंदर हेल्प करता है। और कैसे करता है? बाय स्टोरिंग कैल्शियम। और अब कैल्शियम की स्टोरेज से कैसे मसल कॉन्ट्रैक्शन होती है, ये तो ऑब्वियसली हम मसल वाले चैप्टर में ही जाके डिस्कस करेंगे ना। यहाँ पर तो हम इतना वो एक लंबा टॉपिक नहीं लाएंगे, लेकिन आपने चूंकि एफएससी में पढ़ चुके हुए हैं तो आपको आइडिया होगा इसका। अब इसके अंदर हमारे पास हमने क्या देखा? हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फंक्शंस देख लिए, स्ट्रक्चर्स देख लिए। अब हम क्या करेंगे? हम मूव करेंगे टुवर्ड्स और नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज गोल्जी ऑपरेटस। अच्छा, जो गोल्जी ऑपरेटस है ना, इसको हम गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं, गोल्जी बॉडीज भी कहते हैं। अब बेसिकली ये क्या है, ये कैसा दिखता है? इस तरह से आपके पास एक ऑर्गेनेली है। ये ना, आप अगर इसको मैं थोड़ी सी आपको डिटेल बताऊं ना, तो इट इज एक्चुअली कलेक्शन ऑफ सिस्टर्नी एंड वेसिकल्स। अब मैंने आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या बताया था कि वो नेटवर्क है सिस्टर्नी का, और ये क्या है? कलेक्शन। क्या फर्क है? जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था ना, उसके अंदर ये सैक्स थे ना, ये आपस में कनेक्टेड थे। जबकि ये जो गोल्जी ऑपरेटस है ना, इसमें अगर आप यहाँ पर देखो तो ये आपको कैसे नजर आ रहे हैं? ये आपको सेपरेट नजर आ रहे हैं। ये देखो, एक ये है, एक ये है, एक
ये है, ठीक है, एक ये है। तो ये आपको क्या नजर आ रहा है, ये आपको सेपरेट सिस्टर्ने नजर आ रहे हैं, सेपरेट सेक्स नजर आ रहे हैं जो कि कोलेक्ट हुए हुए हैं। तो कोलेक्शन ऑफ सिस्टर्ने प्लस वेसिकल्स इज कॉल्ड गोल्जी ऑपरेटस, व्हाइल नेटवर्क ऑफ सिस्टर्ने इज कॉल्ड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब इसके जरा इन सारे स्ट्रक्चर्स को समझो। इस गोल्जी ऑपरेटस के आपके पास दरअसल दो फेसेस होते हैं। नंबर वन इज सिस फेस, जो आपको ये नजर आ रहा है, एंड सेकंड वन इज ट्रांस फेस, जो आपको ये नजर आ रहा है। तो इसके दो फेस हैं। इनकी इनकी जरा करेक्टरिस्टिक्स भी साथ ही देख लो। जो जो ये सिस फेस है ना, ये पहली बात तो कॉन्वेक्स है शेप में। ये कौन सी शेप है, दिस इज कॉन्वेक्स शेप। और जो ट्रांस फेस है उसकी क्या शेप है, उसकी कनकेव शेप है। उसके बाद दूसरी बात, जो सिस फेस है ना, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ फेस कर रहा होता है। मसलन ये यहाँ पर देखो कि ये आपका सेल है, ठीक है। इस सेल के अंदर ये आपका न्यूक्लियस पड़ा है और इधर आपका ये मिसाल के तौर पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। अब गोल्जी ऑपरेटस अगर यहाँ पे यूं पड़ा हुआ है यूं, तो एक इसका फेस जो कि सिज फेस होगा, ये किसकी तरफ होगा, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ होगा। और दूसरा फेस किसकी तरफ होगा, दूसरा फेस होगा साइटोप्लाज्म की तरफ। इस तरफ साइटोप्लाज्म और इस तरफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दूसरी बात, इसके अंदर आपको ना यहाँ पर बहुत सारी वेसिकल्स नजर आ रही हैं। ये है, ये है, ये है, ये सारी वेसिकल्स। अब ये वेसिकल्स भी दो टाइप्स की हैं। एक तो ये ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स हैं, ये जो आपको सिज फेस के पास नजर आ रही हैं। अब ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स का नाम आपने पहले भी सुना है। कब सुना है, अभी प्रीवियसली जब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ रहे थे, मैंने बताया था कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो प्रोटीन्स बनाएगा, उन प्रोटीन्स को वो भेजेगा टुवर्ड्स गोल्जी ऑपरेटस। देखा था ना, मिसाल के तौर पे ये आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इससे इसमें राइबोसोम्स हैं जो प्रोटीन्स बनाएंगे, और वो प्रोटीन्स हमने पढ़ा था कि एज वेसिकल्स, जिनको हम ट्रांसपोर्ट वेसिकल कहते हैं, मूव करेंगे टुवर्ड्स गोल्जी। तो ये जो यहाँ आपको नजर आ रही है, ये वही ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स हैं जो आपके रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आई है। और ये बेसिकली इनमें क्या होता है, इनमें इमैच्योर या अनमॉडिफाइड प्रोटीन्स होती हैं। अब ये जो दूसरी आपको वेसिकल्स नजर आ रही हैं, जो दूसरी साइड पे है, ट्रांसफेस की साइड पर है, ये क्या है, ये ना, ये दरअसल सिक्रीटरी वेसिकल्स हैं। मतलब इनमें क्या होगा, इनमें मॉडिफाइड प्रोटीन्स होंगी। अब यहाँ से ना, यहाँ से खुद ही कॉमन सेंस में हमें गोल्जी ऑपरेटर्स का एक फंक्शन भी पता चल गया कि ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स आई जिनमें इमेच्योर और अनमॉडिफाइड प्रोटीन्स थी, वो आएंगी, आकर यहाँ फ्यूज कर जाएंगी, और उसके बाद वो ये उनके जो कंटेंट्स होंगे, मतलब प्रोटीन्स, वो अंदर मूव करेंगी और वो मॉडिफाई होंगी, और फिर फाइनल मॉडिफाइड प्रोटीन्स यहाँ से पिंच ऑफ करेंगी एज सिक्रीटरी वेसिकल्स। और फिर ये जो सिक्रीटरी वेसिकल्स होंगी ना, ये फर्दर क्या होंगी, ये जो हमने एक्सोसाइटोसिस पढ़ा था ना, उसके थ्रू सेल से बाहर निकल जाएंगी, जिन प्रोटीन्स ने बाहर जाना होगा। अब यहाँ से ये पूरा एक जरा स्टोरी लाइन देख लो। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कहानी चली थी, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के राइबोसोम्स ने बनाई प्रोटीन्स, वो उसके चैनल्स के दरमियान मूव की एज ट्रांसपोर्ट वेसिकल आई गोल्जी ऑपरेटस के पास, यहाँ पे सिस फेस में फ्यूज हो गई, उसके बाद मॉडिफाई हुई, ट्रांस फेस से फिर पिंच ऑफ हुई, यहाँ से जब निकली तो कहलाई सिक्रीटरी वेसिकल, और फिर वो सेल से बाहर चली गई। इस सारे की वजह से हम आपके सिज फेस को फॉर्मिंग फेस भी कहते हैं। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स आ रही हैं, फ्यूज हो रही हैं, तो यहाँ पे न्यू फ्यूजन हो रही है, लिहाजा फॉर्मिंग फेस। और ट्रांसफर फेस से आपकी मैच्योर प्रोटीन्स या मॉडिफाइड प्रोटीन्स बाहर जा रही हैं, लिहाजा इसको हम मैच्योरिंग फेस भी कहते हैं।
ये सारी चीज़ें आ गई गोल्जी ऑपरेटर्स के स्ट्रक्चर से रिलेटेड। अब इसके अंदर जरा गोल्जी ऑपरेटर्स के फंक्शन देख लो। पहला तो फॉर्मेशन ऑफ सिक्रीटरी वेसिकल्स, अभी पढ़ा कि वो प्रोटीन्स को मॉडिफाई करेगा। दूसरा फॉर्मेशन ऑफ कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स। कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, फिर हमारे जो बायोमॉलिक्यूल वाला चैप्टर है एमडीकैट में जो हम पढ़ेंगे उसका ये पार्ट है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा समझ लो, आपकी जब दो डिफरेंट क्लासेस के मॉलिक्यूल्स मिले और एक हाइब्रिड मॉलिक्यूल समझ लो बनाएं, तो उसको हम कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल कहते हैं। मिसाल के तौर पे कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स दो अलग क्लासेस हैं, मिलेंगे तो बनाएंगे ग्लाइकोप्रोटीन। कार्बोहाइड्रेट और लिपिड दो अलग क्लासेस हैं, मिलेंगे तो बनाएंगे ग्लाइकोलिपिड। इसी तरह प्रोटीन और लिपिड लिपोप्रोटीन बनाएंगी, न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन्स मिलके न्यूक्लियोप्रोटीन्स बनाएंगे। तो ये जो सारे कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स हैं और ये जो कॉन्जुगेशन हो रही है ये गोल्जी ऑपरेटर्स करा रहा है। तीसरा फंक्शन सिंथेसिस ऑफ सेल वॉल इन प्लांट सेल। अब होता क्या प्लांट सेल, अब सेल वॉल हमारा टॉपिक नहीं है एमडी कैट का तो हम पढ़ेंगे नहीं, लेकिन गोल्जी ऑपरेटर्स का पार्ट है तो इसको थोड़ा सा देख लो। प्लांट की जब सेल प्लांट का सेल जब डिवाइड होता है ना और उसके अंदर न्यू यहाँ सेंटर के अंदर सेल वॉल बननी होती है तो क्या होता है, तो ऐसे होता है कि इधर ना आपके गोल्जी ऑपरेटर से वेसिकल्स आती हैं इस तरह से और आकर इधर अलाइन होना स्टार्ट कर देती हैं सेंटर में। उसके बाद क्या होता है, ये वेसिकल्स आपस में फ्यूज होना स्टार्ट करती हैं और हमारे पास ना और हमारे पास ना और हमारे पास ना इस तरह से प्लेट बन जाती है और ये फिर फर्दर क्या होता है, ये न्यू सेल वॉल बन गई और दो सेल्स फिर यहाँ पे बीच में इन्वेजिनेशन होती है और दो सेल्स अलग अलग हो जाती है। तो सेल वॉल की सिंथेसिस प्लांट में भी गोल्जी ऑपरेटर्स का फंक्शन है। अब यहाँ पे हमने गोल्जी ऑपरेटर्स के फंक्शंस डिटेल में देख लिए, उसका स्ट्रक्चर देख लिया। नेक्स्ट ऑर्गेनेली जो हमारी है दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया। अगेन वेरी 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 इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेल। माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ सेल भी कहते हैं। क्या मतलब है पावर हाउस ऑफ सेल से, मतलब ये कि सेल की जितनी भी पावर आ रही है, मतलब जितनी भी एटीपी है सेल के अंदर, वो कौन बना रहा है, वो माइटोकॉन्ड्रिया बना रहा है। अब माइटोकॉन्ड्रिया की जो फर्दर डिटेल्स है ना वो हम आगे सेलुलर रेस्पिरेशन में भी देखेंगे, यही ये कि एटीपी कैसे बनता है और उसमें क्या क्या माइटोकॉन्ड्रिया में प्रोसेसेस होते हैं जिसके नतीजे में एटीपी बनता है, वो तो हम सेलुलर रेस्पिरेशन वाले अपने टॉपिक में देखेंगे। अभी हमने क्या देखना है, चूंकि हम सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस पढ़ रहे हैं तो हम माइटोकॉन्ड्रिया का सबसे पहले तो स्ट्रक्चर देखते हैं। अब माइटोकॉन्ड्रिया ना आपको इस तरह का नज़र आता है। इसके अंदर सबसे पहले तो आपके पास क्या है, आपके पास ये आउटर मेम्ब्रेन है। ये आउटर मेम्ब्रेन आपको कैसी नज़र आ रही है, स्मूथ नज़र आ रही है पहले तो। दूसरी बात, दिस इज पुअर इन प्रोटीन्स, इसके अंदर प्रोटीन्स कम होती हैं। एक एक मेम्ब्रेन जो है ना, हमने जब फ्लूइड मोज़ेक मॉडल पढ़ा था मेम्ब्रेन का तो उसके अंदर क्या देखा था, उसके अंदर देखा था कि प्रोटीन 60 to 80% होती हैं। लेकिन इस माइटोकॉन्ड्रिया के आउटर मेम्ब्रेन के अंदर प्रोटीन्स कम होती हैं, इसलिए हम आउटर मेम्ब्रेन को ना प्रॉपर मेम्ब्रेन मानते भी नहीं। एक तो उसकी वजह ये है कि उसमें प्रोटीन्स कम है, दूसरी इंपॉर्टेंट और मेन वजह, इसमें पोरिन्स प्रेजेंट होती हैं। अब पोरिन्स क्या है, मिसाल के तौर पे ये आपकी मेम्ब्रेन है ना, तो इसके अंदर स्पेसिफिक प्रोटीन स्ट्रक्चर्स की मदद से, प्रोटीन्स की मदद से यूं पोर्स प्रेजेंट है। अब उन इन पोरेंस की वजह से क्या होता है कि सब्सटेंसेस इजीली इनमें से मूव कर सकती हैं अंदर बाहर, लिहाजा मेम्ब्रेन का जो एक प्राइमरी उसका करेक्टरिस्टिक है जो कि है सेमी परमिएबिलिटी, वो यहाँ नहीं रहती। आउटर मेम्ब्रेन जो है ना आपकी, वो बहुत ज़्यादा परमिएबल हो जाती है इन पोरेंस की वजह से। दूसरी बात,
आपकी जो ये आपको दूसरी मेम्ब्रेन नजर आ रही है, दैट इज इनर मेम्ब्रेन। अब इसमें क्या क्या है, इसमें पहले तो आपको बहुत सारी फोल्डिंग्स नजर आ रही है। ये देखो, ये देखो, ये फोल्डिंग्स क्या कहलाती हैं? ये फोल्डिंग्स कराती हैं क्रिस्टी। अब ये एक हमने पहले गोल्जी ऑपरेटर्स और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में टर्म पढ़ी थी सिस्टर्न ने, और यहाँ क्या है? क्रिस्टी। तो ये डिफरेंट टर्म्स है। दूसरा, इनर मेम्ब्रेन के अंदर होता है एटीपी सिंथेज। अब ये क्या चीज है? यहाँ देखो जरा, ये मिसाल के तौर पे आपके पास ये जो है ना, ये आपकी इनर मेम्ब्रेन जो ये यहाँ पे आपको नजर आ रही है ना, ये देखो बीज कलर के अंदर, यही मैंने यहाँ पर थोड़ी बड़ी करके बना दी। अब इसके अंदर ये एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा जिसको हम कहते हैं एटीपी सिंथेज। इसके अंदर क्या क्या है? इसके अंदर सबसे पहले तो आपको ये मेम्ब्रेन के अंदर एक यूनिट नजर आ रहा है, ये वाला। रुको, इसके अंदर हमें नजर आ रहा है, अब देखो, ये जो आपको ये मेम्ब्रेन के अंदर एम्बेडेड नजर आ रहा है, ये पोर्शन, इसको हम कहते हैं F0 पोर्शन। ये बेसिकली क्या है? ये हाइड्रोफोबिक है। ये आपकी मेम्ब्रेन के अंदर जो एम्बेडेड है, ये क्या है? पहली बात, ये हाइड्रोफोबिक है। दूसरा, ये एज हाइड्रोजन चैनल एक्ट करता है। मतलब ये आपकी मेम्ब्रेन के अंदर है, देखो, और मेम्ब्रेन में से हाइड्रोजन ने मूव करना हो तो वो किसके थ्रू करती है? इसी F0 पार्टिकल के थ्रू। अब उसके बाद जो ये आपको दूसरा नजर आ रहा है जो मेम्ब्रेन से बाहर है, दिस इज F1 पार्टिकल। और ये क्या होता है? ये हाइड्रोफिलिक होता है। अब ना ये जो एटीपी सिंथेज है ना, इसको हम स्टॉक पार्टिकल भी कहते हैं, एलिमेंट्री पार्टिकल भी कहते हैं। तो ये इसके कुछ दूसरे नाम है हमारे पास। इसके बाद और क्या होता है आपकी इनर मेम्ब्रेन में ना इलेक्ट्रॉन कैरियर्स प्रेजेंट होते हैं, प्रोटॉन पंप्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन कैरियर्स जब कैसे फंक्शन करते हैं, प्रोटॉन पंप्स कैसे फंक्शन करते हैं, ये हमारे सेलुलर रेस्पिरेशन का हिस्सा है। इसके अंदर एक अब ना और चीज देखो, ये जो आपकी इनर मेम्ब्रेन है ना, इसको हम ट्रू मेम्ब्रेन कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये सेमी परमिएबल है नेचर में, जबकि जो आउटर मेम्ब्रेन थी ना, क्योंकि ये बहुत ज्यादा परमिएबल थी, तो लिहाजा ये अपनी मेम्ब्रेन के बेसिक करेक्टरिस्टिक है सेमी परमिएबिलिटी, उसके खिलाफ जाती है। लिहाजा हम इसको ट्रू मेम्ब्रेन नहीं समझते, हमने इसको मेम्ब्रेन्स के खानदान से बेदखल कर दिया। अब इसके अलावा आपको यहाँ क्या नजर आ रहा है? आपको यहाँ पर इन दो मेम्ब्रेन्स के दरमियान इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस भी नजर आ रही है। तो ये तो हमने बाहर के बाउंड्री देख ली ना। अब जरा अंदर अंदर वाले स्ट्रक्चर्स देखो, अंदर क्या क्या नजर आ रहा है? अंदर आपके पास मैट्रिक्स मौजूद है। ये सारा जो है ये क्या है? दिस इज मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स में क्या क्या है? इस मैट्रिक्स में ना आपके पास सबसे पहले तो आपको ये जो छोटे 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 पार्टिकल नजर आ रहे हैं, दैट आर राइबोसोम्स। दूसरा, आपको यहाँ पे ये क्या नजर आ रहा है? अच्छा, ये याद रख लो, ये जो राइबोसोम्स है ना, ये 70S होते हैं। हमारे पास ना राइबोसोम्स दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं ATS। ठीक है, ये ATS जो हैं, ये आगे जब हम यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स देखेंगे तो उसके अंदर भी हम इनको फर्दर देखेंगे। लेकिन ये जो ATS होते हैं ना, ये बेसिकली आपके पास जो यूकैरियोटिक सेल होते हैं, मतलब जो एनिमल सेल हैं, प्लांट सेल्स हैं, इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं। जो ये 70S राइबोसोम्स है ना, ये बेसिकली प्रोकैरियोट्स के अंदर, मतलब जो बैक्टीरियल सेल होता है उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो ये प्रोकैरियोट्स वाले राइबोसोम्स हैं, ये बेसिकली आपके माइटोकॉन्ड्रिया में भी होते हैं। दूसरी बात, इसके अंदर आपको ये क्या नजर आ रहा है? दिस इज DNA। और DNA कैसा होता है? सर्कुलर डबल स्ट्रैंड DNA। तो क्या होगा? सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड DNA होगा हमारे पास। उसके बाद इसके अंदर ना मैट्रिक्स के अंदर RNA भी होता है, और RNA की तमाम टाइप्स होती हैं। कौन कौन सी टाइप होती है RNA की? मैसेंजर RNA होता है, राइबोसोमल RNA होता है, और हमारे पास कौन सा होता है? ट्रांसपोर्ट RNA होता है। तो ये तीनों टाइप्स भी एग्जिस्ट करती हैं यहाँ पर।
अब इसके बाद आपके पास इन तीनों चीज़ों की वजह से, क्योंकि इसमें राइबोसोम्स भी हैं, डीएनए भी है, आरएनए भी है, तो ज़रा ना इस इस चीज़ को समझना है। इसकी वजह से हम इसको ऑर्गेनिज्म विद इन एन ऑर्गेनिज्म भी कहते हैं। क्या मतलब है? मतलब ये कि इसका अपना जेनेटिक सिस्टम है। देखो ना, आपका जो सेंट्रल डॉगमा ऑफ लाइफ है, जो मैंने आपको पहले बताया कि डीएनए से आरएनए बनेगा, आरएनए से प्रोटीन बनेगी, ये जो होता है ना, इसको हम कहते हैं सेंट्रल डॉगमा ऑफ लाइफ। मतलब आपकी पूरी लाइफ के जो प्रोसेसेस हैं उसके ये बेसिक बेसिक एलिमेंट है। अब इसमें डीएनए भी है अपना, ठीक है, आरएनए भी है, राइबोसोम्स भी हैं, ये अपनी प्रोटीन्स भी बना सकता है। ये अगर प्रोटीन्स बना सकता है तो मतलब ये स्ट्रक्चर्स भी बना सकता है। अगर ये स्ट्रक्चर्स बना सकता है तो मतलब ये इंडिपेंडेंटली रेप्लिकेट भी कर सकता है। और अगर ये सारी चीज़ें कर सकता है तो फिर ये सेल के आउटसाइड भी सर्वाइव कर सकता है सूटेबल कंडीशंस में। तो इन तमाम वजूहात की बेस पर हम इसको कहते हैं कि ये ऑर्गेनिज्म के अंदर एक अलग ऑर्गेनिज्म है। इसके बाद हमारे पास हमारी नेक्स्ट और लास्ट ऑर्गेनेली है न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस आपके पास कैसा होता है? न्यूक्लियस, ये स्ट्रक्चर सामने आपको नजर आ रहा है। इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं? सबसे पहले तो आपको ना ये बाहर की बाउंड्री नजर आ रही है। तो ये क्या है? दिस इज न्यूक्लियर इन्वेलप। ये जो आपको सारा नजर आ रहा है, जिसने जिसने सराउंड किया हुआ न्यूक्लियस को। अब ये न्यूक्लियर इन्वेलप दरअसल एक डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है जिसके दरमियान पेरी न्यूक्लियर स्पेस होती है। मतलब इसके अंदर दो मेम्ब्रेन्स हैं, ये देखो, एक आउटर जो पर्पल कलर में है, पिंक कलर में इनर मेम्ब्रेन, और रेड कलर में जो स्पेस है दैट इज पेरी न्यूक्लियर स्पेस। ये न्यूक्लियर इन्वेलपमेंट में हमने अभी क्या देखा कि एक हमारे पास आउटर मेम्ब्रेन होगी और दूसरी इनर मेम्ब्रेन होगी। जो आउटर मेम्ब्रेन है, ये पहली बात तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम के साथ कॉन्टिन्यूअस होती है। ये देखो, हमने देखा था जब ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ा था तो हमने क्या देखा था, ये आपका न्यूक्लियस है, उसके बाहर आपका ये अटैच होता है, जब मैंने आपको इसकी लोकेशन समझाई थी। तो ये आउटर मेम्ब्रेन जो है न्यूक्लियर इन्वेलप की, न्यूक्लियस की, वो किसके साथ कॉन्टिन्यूस है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ। दूसरी बात याद रखना कि ये आउटर मेम्ब्रेन के ऊपर बहुत सारे स्मॉल राइबोसोम्स भी अटैच होते हैं, तो भरी होती है ये बाहर की साइड से राइबोसोम्स के साथ। दूसरी बात, इनर मेम्ब्रेन। अब इनर मेम्ब्रेन के अंदर क्या है? इनर मेम्ब्रेन पहले तो लाइंड होगी बाय न्यूक्लियर लेमिना। अब ये न्यूक्लियर लेमिना क्या है? न्यू चीज। देखो, डायग्राम से समझो, ये आपके पास न्यूक्लियस है, ठीक है। ये न्यूक्लियस के अंदर यहाँ पे तो हमने उसका पूरा एक सेक्शन निकाल लिया था ना, स्लाइस निकाल लिया था। अगर मैं इस एरिया की सिर्फ आपकी मेम्ब्रेन रिमूव करूँ, न्यूक्लियर इन्वेलप रिमूव करूँ, तो अंदर की तरफ इस तरह की एक मैश लाइक प्रोटीन नेटवर्क होता है। इसका काम ये होता है कि अंदर की तरफ ये जो आपको क्रोमेटिन का नेटवर्क नजर आ रहा है, इसको होल्ड करके रखना। अब ये जो मैश लाइक नेटवर्क है जो कि न्यूक्लियर लेमिना है, ये देखो आपकी बिल्कुल इनर मेम्ब्रेन के नीचे है। तो आपकी इनर मेम्ब्रेन दरअसल लाइंड होती है इससे पूरी अंदर से, ये सारी, मतलब अगर इनर मेम्ब्रेन रिमूव करें तो आपको सारा इस तरह का स्ट्रक्चर नजर आएगा। अब ना, अब आप इसके बाद आपको न्यूक्लियर इन्वेलप में फर्दर कुछ पोर्स नजर आ रहे हैं, इनको हम कहते हैं न्यूक्लियर पोर्स। अब ये न्यूक्लियर पोर्स जो हैं ये दरअसल कम्प्लेक्स प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं, जिनको न्यूक्लियर पोर कम्प्लेक्स कहते हैं। इससे रिलेटेड ना एक और बात याद रखनी है कि जो अनडिफरेंशिएटेड सेल्स होते हैं उनके अंदर ये बहुत ज्यादा होते हैं, जबकि डिफरेंशिएटेड में दे आर ओनली फ्यू। क्या मतलब है अनडिफरेंशिएटेड सेल से क्या मुराद है? आप ना अपने लेवल पे ये याद रखो कि कुछ ऐसे सेल्स बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं जो
जो कोई उनका स्पेसिफिक फंक्शन नहीं होता या किसी स्पेसिफिक स्ट्रक्चर का पार्ट नहीं होते, वो सेल्स ना बॉडी को जहां जरूरत पड़े वो वहां यूज कर सकती है। मिसाल के तौर पे वो सेल जो है वो मसल सेल भी बन सकता है, वो सेल जो है वो लिवर सेल भी बन सकता है, वो सेल कार्डियक सेल भी बन सकता है, वो सेल स्किन सेल भी बन सकता है। तो ऐसा सेल जो जिसका कोई स्पेसिफिक रोल ना हो उसको हम अनडिफरेंशिएटेड सेल कहते हैं। और वो सेल्स जो हमने ये सारे देखे जो डिफरेंशिएटेड हो चुके थे, मिसाल के तौर पे स्किन, लिवर, हार्ट, मसल्स, ये सेल्स कहलाते हैं डिफरेंशिएटेड सेल्स। तो अनडिफरेंशिएटेड सेल्स के अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटी ज्यादा होती है और इनके न्यूक्लियर पोर्स भी ज्यादा होते हैं। डिफरेंशिएटेड सेल्स के अंदर जो न्यूक्लियर पोर्स होते हैं वो बहुत कम होते हैं, तकरीबन 3 to 4 जो मेच्योर न्यूरॉन्स होते हैं ना उनके अंदर ये न्यूक्लियर पोर्स 3 to 4 तक पहुंच जाते हैं, जबकि अनडिफरेंशिएटेड में 30,000 तक न्यूक्लियर पोर्स पर न्यूक्लियस प्रेजेंट हो सकते हैं। ये ना न्यूक्लियर पोर्स से रिलेटेड आपने चीजें देख ली। अब इसके अंदर नेक्स्ट हमने क्या देखना है, नेक्स्ट हम देखेंगे एक और स्ट्रक्चर जो आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, दैट इज ये देखो, ये जो ये साइटोप्लाज्म की तरह है, दिस इज नोन एज न्यूक्लियोप्लाज्म। इसको हम इसको न्यूक्लियस का साइटोप्लाज्म भी कहते हैं। इसके अंदर क्या क्या होता है, इसके अंदर स्पेसिफिक एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। पहली बात, मिसाल के तौर पे डीएनए पॉलीमरेज है, आरएनए पॉलीमरेज है, न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट्स हैं, ये कुछ तो इसमें एंजाइम्स होते हैं ना। उसके अलावा ये आपको थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स इसमें नजर आ रहे हैं, दैट आर क्रोमेटिन्स। और क्या नजर आ रहा है, और ये जो सेंटर के अंदर रीजन नजर आ रहा है ये भी तो न्यूक्लियोप्लाज्म में प्रेजेंट है ना, दिस इज न्यूक्लियोलस। अब ये न्यूक्लियोलस क्या है, न्यूक्लियोलस दरअसल एक डार्क स्टेनिंग स्ट्रक्चर है। देखो ये डार्कर कलर में आपको नजर आ रहा है, इसकी ना कोई मेम्ब्रेन नहीं होती। तीसरी बात, ये आपको याद होगा न्यूक्लियोलस जो था ना, जब आपने पढ़ी थी सेल डिवीजन, तो उसमें हमने देखा था जब माइटोसिस होता है या मियोसिस होता है तो ये न्यूक्लियोलस उनके दौरान डिसअपियर हो जाता है और फिर रीअपियर होता है। तो ये इस वजह से हम इसको हाईली डायनेमिक स्ट्रक्चर भी कहते हैं, मतलब ये चेंज हो सकता है, डिसअपियर हो जाता है फिर अपीयर हो जाता है। लास्ट बात, इसके अंदर दो जोन्स एग्जिस्ट करते हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड पे दिखाता हूँ। ये आपके पास आपका न्यूक्लियोलस है, उसका हमने एक क्रॉस सेक्शनल एरिया देखा, उसमें बाहर की तरफ पेरिफेरल ग्रैन्युलर जोन प्रेजेंट होता है। इसमें क्या होता है, इसमें राइबोसोमल सब यूनिट पड़े होते हैं। अब यहाँ पे मेरी बात याद रख लो, ये जो न्यूक्लियोलस है इसको हम राइबोसोम की फैक्ट्री भी कहते हैं। मतलब ये कि वो राइबोसोम जो प्रोटीन बना रहे हैं वो खुद कहाँ बन रहे हैं, वो आपके इसी न्यूक्लियोलस के पेरिफेरल रीजन के अंदर आपको इसके सब यूनिट्स पड़े नजर आ रहे हैं। उसके बाद जो सेंट्रल जोन है उसको हम सेंट्रल फिब्रिलर जोन भी कहते हैं। यहाँ क्या होता है, यहाँ डीएनए की लूप्स होती हैं और हमारे पास रेबोसोमल आरएनए प्रेजेंट होता है। अब ये चीज़ें आपने यहाँ पे देख ली। उसके बाद आगे हमारे पास क्या है, आगे अगर हम चलें तो हम फंक्शंस देखें तो पहली बात तो न्यूक्लियस मास्टर कंट्रोल सेंटर है, आपको पता है सारा कंट्रोल कर रहा है, क्यों, चूंकि उसके पास डीएनए है। दूसरी बात, प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प कर रहा है। अब आप कहेंगे प्रोटीन सिंथेसिस में कैसे हेल्प कर रहा है, यार देखो ना, पहले तो ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि डीएनए से आरएनए बनता है, आरएनए से प्रोटीन बनती है। अगर डीएनए ना हो तो प्रोटीन बनेगी नहीं, बनेगी ना। तो डीएनए कहाँ पे है, डीएनए आपके न्यूक्लियस में ही तो है, तो इसलिए प्रोटीन सिंथेसिस में भी आपका न्यूक्लियस हेल्प कर रहा है। तीसरी बात, राइबोसोम्स की असेंबली भी न्यूक्लियोलस में हमने देखा कि राइबोसोम के सब यूनिट्स पड़े हैं, तो न्यूक्लियस आपके राइबोसोम्स भी बना रहा है, उनकी असेंबली कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें न्यूक्लियस के फंक्शंस हैं। अब ना एक आखिरी बात, न्यूक्लियस ना आपके पास मोनोन्यूक्लिएट आपके पास सेल्स भी होते हैं। मोनोन्यूक्लिएट से क्या मुराद है, मोनो से मतलब वन, और न्यूक्लिएट, न्यूक्लियस तो एक न्यूक्लियस, बाय में कितने होंगे, दो, पोली में कितने होंगे, दो से ज़्यादा।
अब इनकी इनकी अगर एग्जांपल्स देखें तो मोस्टली जो सोमैटिक सेल्स होते हैं ना, मतलब जो आपकी बॉडी में सेल्स होते हैं वो मोनोन्यूक्लिएट होते हैं। जो 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 आपके लिवर के सेल्स हैं, हिपैटोसाइट्स हैं, ये बाइन्यूक्लिएट है। और जो आपके स्केलेटल मसल सेल्स होते हैं ये पॉलीन्यूक्लिएट होते हैं। इसके अलावा एक और टाइप के सेल्स भी होते हैं दैट आर ए न्यूक्लिएट। अब ए से क्या मुराद है कि न्यूक्लियस है ही नहीं। मिसाल के तौर पे आपके आरबीसीज, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, आरबीसीज आर ए न्यूक्लिएटेड सेल्स, उनमें न्यूक्लियस नहीं होता। इसके अलावा याद रखना जो आपके सीव ट्यूब सेल्स हैं या जो आपके डेड सेल्स हैं जैसे जाइलम है, ये भी ए न्यूक्लिएटेड होते हैं। अब इसके बाद हम नेक्स्ट मूव करते हैं क्रोमेटिन एंड क्रोमोसोम्स की तरफ। ये चीज़ें क्या है? सबसे पहले तो क्रोमेटिन देखो ना। तो क्रोमेटिन दरअसल आपके पास थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं। अब ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स को अगर हम जूम कर कर देखें तो ये हमें इस तरह से नज़र आते हैं। इनमें क्या क्या है? सबसे पहले तो ये एक ना ये यूनिट देखो, दिस इज नोन एज न्यूक्लियोसोम। ये जो पूरा यूनिट है ये क्या कहलाता है? न्यूक्लियोसोम। ये क्या है? ये एक और न्यूक्लियोसोम है। ये क्या है? ये एक और न्यूक्लियोसोम है। इसी तरह ये न्यूक्लियोसोम्स है। अब इस न्यूक्लियोसोम में आपको क्या क्या नज़र आ रहा है? सबसे पहले तो ये जो आपको एक ये बॉल्स टाइप नज़र आ रहे हैं, दीज आर एक्चुअली हिस्टोन। अब हिस्टोन क्या है? हिस्टोन दरअसल प्रोटीन है और ये एक पॉजिटिव चार्ज प्रोटीन है। क्या मतलब है? इसको ज़रा दोबारा देखो। ये आपके पास एक न्यूक्लियोसोम है। इस न्यूक्लियोसोम के अंदर दो इसके कंपोनेंट्स हैं। एक जो आपको इसके बाहर की तरफ सर्कुलर नजर आ रहा है, दिस इज डीएनए। और अंदर डीएनए ने रैप किया हुआ है एक स्पेसिफिक प्रोटीन को जिस पे पॉजिटिव चार्ज होता है, जिसका नाम है हिस्टोन। अब ये पॉजिटिव चार्ज क्यों इंपॉर्टेंट है हिस्टोन के लिए? आपको याद होगा जो हमारे पास डीएनए है ना, इस डीएनए के अंदर हमारे पास फोस्फेट बैकबोन होती है इसकी। ये जो फॉस्फेट की बैकबोन होती है ना, मतलब डीएनए का कॉम्प्लेक्स अगर याद करो तो कुछ इस तरह से आपका होता है। ठीक है, इसके अंदर ये जो बैकबोन ये सारे बनी होती है, दिस इज ऑफ फॉस्फेट। और ये जो होती है ना, ये नेगेटिव होती है इन चार्ज। तो अब हिस्टोन है पॉजिटिव चार्ज और ऊपर जो डीएनए रैप कर रहा है वो है नेगेटिव चार्ज। तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव अट्रैक्ट ईच अदर और इसकी वजह से इनका इंट्रैक्शन मजबूत हो जाएगा, मजबूती से जुड़ जाएंगे। अब ये जो हिस्टोन के अंदर पॉजिटिव चार्ज होता है ना, ये याद रखना है, दो एमाइनो एसिड्स की वजह से होता है। प्रोटीन किससे मिलकर बनती है? अमाइनो एसिड से बनती है ना। तो ये आर्जिनिन और लाइजीन, ये दो ऐसे अमाइनो एसिड हैं जो इस हिस्टोन को पॉजिटिव चार्ज प्रोवाइड करते हैं। उसके अलावा न्यूक्लियोसोम के अलावा ये दो न्यूक्लियोसोम्स को जो 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 कनेक्ट कर रहा है, दिस वन इट इज नोन एज लिंकर डीएनए। देखो दो लिंक कर रहे हैं दो आपके न्यूक्लियोसोम्स को। अब ये जो क्रोमेटिन्स हैं ये दरअसल नजर आते हैं इन नॉन डिवाइडिंग सेल। जब सेल जाता है डिवाइडिंग फेज में तो ये क्रोमेटिन के थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कंडेंस करते हैं और क्रोमोसोम बना देते हैं। अब क्रोमोसोम में क्या क्या है? क्रोमोसोम में आपको सेंटर में नजर आ रहा है, दिस इज नोन एज सेंट्रोमियर। उसके अलावा ये जो आर्म्स हैं ये कहलाते हैं क्रोमेटिड। और एक क्रोमोसोम के दो साथ साथ वाले जो आर्म्स होते हैं इनको हम सिस्टर क्रोमेटिड्स कहते हैं। जैसे कि ये दो सिस्टर क्रोमेटिड्स, ये दो सिस्टर क्रोमेटिड्स। ये अब इसमें हमने क्या देखा कि ये हमारे डिवाइडिंग सेल में अपीयर होगा और क्रोमेटिन कब अपीयर होगा? नॉन डिवाइडिंग सेल में। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं थोड़ा सा ना, जरा क्रोमोसोम नंबर से रिलेटेड एक टॉपिक है आखिरी, उसके बाद हम कुछ डिफरेंसेस करेंगे और हमारा ये सेल का चैप्टर खत्म हो जाएगा। अब ये
ये क्या है ये क्रोमोसोम नंबर। सबसे पहले तो एन एक ना हम यूज करते हैं जब भी हम क्रोमोसोम नंबर को डिस्कस करते हैं। इससे क्या मुराद है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन अ सिंगल कंप्लीट सेट। मसलन ये देखो, ये एक सेल है, इसके अंदर ये आपको कितने नजर आ रहे हैं, ये आपको चार ना नजर आ रहे हैं, ठीक है। ये चार क्रोमोसोम्स हैं, ठीक है, और ये आपके पास एक सेट के अंदर है, ठीक है। तो सिंगल कंप्लीट सेट के अंदर आपके पास कितने आपको क्रोमोसोम्स नजर आ रहे हैं, यहाँ पे चार, ठीक है, एक एग्जांपल के तौर पे। अब होता क्या है कि सिंगल सेट हमें मोस्टली सेल्स में नजर नहीं आ रहा होता। मोस्टली सेल्स में ये सेट्स ज्यादा होते हैं। मिसाल के तौर पे ये देखो, यहाँ अब आपको दो सेट नजर आ रहे हैं, तो यहाँ पे एन सिंगल नहीं रहा, यहाँ पे 2n हो गया। देखो दो सेट है ना, यहाँ पे क्या था, सिंगल सेट था। सिंगल सेट में कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम थे, चार। यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया, मोस्टली सेल्स में एक सेट नहीं पड़ा होता, दो सेट होते हैं, जैसे आपको यहाँ नजर आ रहा है। तो यहाँ पे क्या होंगे, 2n, मतलब यहाँ टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। 2 × 4 कितना हो गया, एन हमारे पास क्या था, 4 था ना, तो 2 × 4 क्या हो गया, 8। इसके अंदर अब टोटल क्रोमोसोम कितने हैं, 8 है। तो इसको हम कहते हैं हैप्लॉइड, और इसको हम कहते हैं डिप्लॉइड। मतलब हैप्लॉइड का क्या मतलब है कि इसमें सिंगल कंप्लीट सेट है, डिप्लॉइड का क्या मतलब है, इसमें दो सेट्स हैं। अब एक सेट जैसे ह्यूमन के केस में एक सेट मदर से आता है, एक सेट फादर से आता है, डिफरेंट स्पीशीज में डिफरेंट है, ठीक है। अब इसके अंदर हैप्लॉइड, अगर हम स्पेसिफिकली ह्यूमंस की बात करें, तो आपके जो गेमीट्स होते हैं, मिसाल के तौर पे स्पर्म है, एग सेल है, इनमें इनमें हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। जबकि जो आपके मोस्ट सोमैटिक सेल्स कौन से होते हैं, जो आपके बॉडी के बाकी सेल्स होते हैं गेमीट्स के अलावा, ये ना डिप्लॉइड होती हैं। अच्छा, अब अगर एक और टर्म मैं आपको बताऊं, दैट इज प्लॉइडी लेवल, तो वो क्या होता है, दरअसल ये एन के साथ जो हमने नंबर लगाया है ना, इसको हम कहते हैं प्लॉइडी लेवल। मतलब ये कि कितने सेट्स प्रेजेंट है। ह्यूमन के केस में हमने क्या देखा, कितने सेट्स प्रेजेंट है, 2। तो प्लॉइडी लेवल क्या होगा, 2। तो ये हमने चीजें देख ली। अब ना एक एक चार्ट देखो, ये देखो, ये है हैप्लॉइड सिंगल सेट, डिप्लॉइड देखो, दो सेट्स हैं, ठीक है। ये देखो, मतलब एक सेट के अंदर हमें दो क्रोमोसोम नजर आ रहे हैं, 2n। ट्रिप्लॉइड में क्या है, ट्रिप्लॉइड में आपके पास ये देखो, यहाँ पे आपके पास हर सेट के अंदर 3 है। टेट्राप्लॉइड में 4, हेक्साप्लॉइड में 6। समझ आ रही है। तो डिफरेंट स्पीशीज में ये डिफरेंट है। ह्यूमन के केस में गैमीट्स में हैप्लॉइड है, सोमैटिक सेल्स में डिप्लॉइड है, डिफरेंट स्पीशीज में किसी में ट्रिप्लॉइड है, किसी में टेट्रा है, किसी में हेक्सा है। अब एक ना थोड़ा सा मैथ जरा देखो, आपको एमसीक्यू आ गया। वो कहता है कि जी एक एक ना हमें सेल के अंदर 36 क्रोमोसोम्स नजर आए हैं। अब ये 36 क्रोमोसोम उसने बता दिया आपको, और उसने बता दिया कि जी ये जो है ना, इसका प्लॉइडी लेवल 6 है, या वो आपको बता देता है कि ये 6n है, या वो आपको बता देता है ये हेक्साप्लॉइड है, एक ही बात है। अब आपको पता चल गया कि ये इसके अंदर जो है ना, वो एक कंप्लीट सेट नहीं है, छः सेट्स हैं। तो अब आप क्या करोगे, आपने सिंपली जो भी आपके पास प्लॉइडी लेवल होगा ना, ठीक है, उससे टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स को डिवाइड कर देना है। तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास उसके उस सेल के जो n नंबर है वो आ जाएगा। समझ आ रही है। देखो ना, आपने 36 को डिवाइड कर दिया 6 पे, ठीक है, तो आपके पास क्या आ गया, आपके पास सिंगल सेट के क्रोमोसोम आ गए ना। मतलब अगर एक हेक्साप्लॉइड है, उसमें 6, उसका n है 6, तो हेक्साप्लॉइड के केस के अंदर चूंकि 6n होता है, तो 6 × 6 = 36। ये थोड़ी सी मैथ्स है, इंपॉर्टेंट बिल्कुल नहीं है, एक 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 सेफ एंड के तौर पे हमने देख लिया। आगे चलो,
आगे ना अब हमारे पास है कुछ डिफरेंसेस। सबसे पहला डिफरेंस यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर। अब इसको हम जरा देखते जाते हैं। पहले तो बड़ा बेसिक चीजें हैं कि सेल साइज क्या है। आपका जो यूकैरियोटिक है ये लार्जर है, प्रोकैरियोटिक स्मॉल है, 10 to 100 माइक्रोमीटर और 1 to 10 माइक्रोमीटर। दूसरा, बाहर से अंदर की तरफ चलेंगे, सेल वॉल। जो आपके यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं इसमें सेल वॉल मिसाल के तौर पे प्लांट्स में किसकी होती है, सेल्यूलोज की, फंजाई में काइटिन की। जबकि प्रोकैरियोटिक में उसकी कंपोजिशन अलग होती है, वो बनी होती है पेप्टाइडोग्लाइकेन या म्यूरिन या सेक्यूलस। ये नाम है, एक ही चीज़ है, उसके 3 नाम है। ये लाजमी याद कर लेना। उसके बाद अंदर सेल वॉल से अंदर क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन। अब सेल मेम्ब्रेन में दोनों की क्या फ़र्क है, एक में स्टिरोल्स प्रेजेंट है, एक में स्टिरोल्स एब्सेंट है। स्टिरोल्स क्या मतलब, कोलेस्ट्रॉल। मतलब एक में कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट है, यूकैरियोटिक में प्रेजेंट है, प्रोकैरियोटिक में एब्सेंट है। नेक्स्ट, साइटोप्लाज्म। जो आपका यूकैरियोटिक है, देखो कितना कॉम्प्लेक्स है, कंपार्टमेंट्स मुख्तलिफ बने होते हैं, ठीक है, कितनी ज़्यादा ऑर्गेनेलिज है। प्रोकैरियोटिक बिल्कुल सिंपल है, क्या नज़र आ रहा है, डॉट डॉट और ये थोड़ा डीएनए, बस। तो ये सिंपल और नॉन कंपार्टमेंटलाइज होता है। उसके बाद साइटोस्केलेटन। अब साइटोस्केलेटन क्या होता है, ये नजर आए, देखो ये आपके पास एक सेल है, इसके अंदर आपको ये जो नेटवर्क नजर आ रहा है, ये दिस इज दरअसल साइटोस्केलेटन। ये साइटोस्केलेटन बेसिकली सेल को एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है। अब ये यूकैरियोटिक में तो वेल डेवलप्ड होता है, लेकिन प्रोकैरियोटिक में एब्सेंट या पुअरली डेवलप्ड होता है। उसके बाद आपकी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलेज प्रोकैरियोटिक के अंदर नहीं होती, यूकैरियोटिक में होती हैं। ये जो ऑर्गेनेलिज वाला कॉन्सेप्ट है ना, ये मैं ज़्यादा डिटेल में समझाता हूँ। ये देखो, आपके पास कुछ ऑर्गेनेलिज ऐसी होती हैं जो नॉन मेम्ब्रेनस होती हैं, जिनमें मेम्ब्रेन होती नहीं, मिसाल के तौर पे राइबोसोम, सेंट्रोसोम, साइटोस्केलेटन। कुछ में सिंगल मेम्ब्रेन होती है और कुछ में डबल मेम्ब्रेन होती है। अब मैंने क्या बताया, मैंने बताया कि जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिज हैं वो आपके प्रोकैरियोटिक में है ही नहीं। मतलब कि ये सारी भी नहीं होंगी प्रोकैरियोटिक में, यूकैरियोटिक में तो होंगी ना, ऑफ कोर्स हम पढ़ के आए यूकैरियोटिक सेल, पीछे उसमें पढ़ के आए। और ये प्रोकैरियोटिक में ये सिंगल मेम्ब्रेनस भी नहीं होंगी, मतलब मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिज तो है ही नहीं ना। अच्छा, पीछे क्या रह गया, राइबोसोम, सेंट्रोसोम, साइटोस्केलेटन। अच्छा, इसमें याद रखो साइटोस्केलेटन भी नहीं होता। अभी तो बताया ना यार कि या पुअरली डेवलप्ड होगा या एब्सेंट होगा। तो ये सारी ऑर्गेनेलिज तो सीधा सीधा प्रेजेंट ही नहीं है। बाकी बाकी क्या प्रेजेंट है, राइबोसोम्स प्रेजेंट है। और राइबोसोम्स में क्या फर्क है, यूकैरियोटिक में एटीएस होते हैं, ये एस बेसिकली इनके सेडिमेंटेशन रेट है, एक यूनिट है, ठीक है। इसके अंदर याद रखना, राइबोसोम ना 2 यूनिट से मिलकर बना होता है। जो लार्जर सब यूनिट होता है यूकैरियोटिक के केस में वो 60S होता है, और जो स्मॉलर होता है वो क्या होता है, वो 40S होता है। और प्रोकैरियोटिक के केस के अंदर जो लार्जर है वो 50 होता है, और जो स्मॉलर है वो 30 होता है, 30S एंड 50S, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट न्यूक्लियस। अब यूकैरियोटिक में ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, प्रोकैरियोटिक में नहीं होगा। मतलब क्या, ना न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी ना न्यूक्लियोलस होगा, क्योंकि ये लग भी एमसीक्यू आ सकता है कि न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है कि नहीं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है कि नहीं। तो ऑफ कोर्स कॉमन सेंस है, न्यूक्लियस नहीं है प्रॉपर ट्रू, तो ये चीज़ें भी नहीं होंगी। तो फिर है क्या प्रोकैरियोटिक में, प्रोकैरियोटिक में सबसे पहले तो न्यूक्लियोइड प्रेजेंट है। न्यूक्लियोइड क्या है, ये जो आपको एग्रीगेशन नजर आ रही है ना डीएनए की, इसको हम कहते हैं न्यूक्लियोइड। तो सबसे पहले तो न्यूक्लियोइड प्रेजेंट है। दूसरी बात, प्लाज्मिड्स प्रेजेंट हैं। प्लाज्मिड्स क्या है, ये देखो, ये जो आपको नजर आ रहा है ना, बेसिकली ये आपके डीएनए के ही जो है ना वो लूप्स होते हैं, ठीक है। इसको हम ये बेसिकली क्या करता है, ये ना आपके जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं ना, इनको रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है, एंटी बैक्टीरियल रेजिस्टेंस। ये हम पढ़ेंगे आगे जब हम पढ़ेंगे ये सारा कॉन्सेप्ट। तो ये है आपके प्लाज्मिड। ये प्लाज्मिड जो है वो प्रेजेंट है प्रोकैरियोटिक में, यूकैरियोटिक में एब्सेंट है। उसके बाद और क्या क्या है, डीएनए।
तो डीएनए जो यूकैरियोटिक सेल्स में होता है वो हमारे पास लीनियर होता है विद होस्ट हिस्टोन प्रोटीन्स, ये भी क्रोमेटिन जब देखा तो स्ट्रक्चर देखा, जबकि प्रोकैरियोटिक सेल्स में ये सर्कुलर होता है और हिस्टोन्स प्रेजेंट नहीं होती। उसके बाद ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स, ये ना ये बेसिकली जब आपका जो हम पढ़ेंगे ना, जब आपकी ये ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन वाला टॉपिक, तो उसके अंदर ये हम देखेंगे ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स को डिटेल में, वहाँ पे डिस्कस करेंगे। यहाँ ये बात याद रख लो कि यूकैरियोटिक के अंदर शॉर्टर होते हैं, प्रोकैरियोटिक के अंदर लॉन्गर होते हैं, वहाँ ये बात मैं रिपीट भी कर दूंगा। उसके बाद सेल डिवीजन, यूकैरियोटिक के केस में माइटोसिस और मियोसिस हो रहा होता है सिंपल, प्रोकैरियोटिक के केस में बाइनरी फिजन। नेक्स्ट रिप्रोडक्शन, यूकैरियोटिक कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, बोथ सेक्सुअली और एसेक्सुअली कर सकते हैं, जबकि प्रोकैरियोटिक सेल्स मोस्टली एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। अच्छा ये ना ये बाइनरी फ्यूजन की एक पिक्चर है, यूं एक सेल होता है, ठीक है, वो सेंटर से इन्वेजिनेशन आती है और वो दो के अंदर बढ़ जाता है, दिस इज बाइनरी फ्यूजन। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट फ्लैजिला का स्ट्रक्चर, यूकैरियोटिक के अंदर फ्लैजिला का स्ट्रक्चर कम्प्लेक्स होता है, जबकि जो आपका प्रोकैरियोटिक है इसमें फ्लैजिला बिल्कुल सिंपल फ्लैजिलिन से बना होता है। ये देखो ये है फ्लैजिला, ये फ्लैजिलिन से मिलकर बना होता है। यूकैरियोटिक के अंदर ये कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है, बट चूंकि पार्ट नहीं है हमारे सिलेबस का एमडी कैट के, तो हम इसको पढ़ेंगे नहीं डिटेल के अंदर, ठीक है। लेकिन आपने देखा होगा ऑफ कोर्स मैट्रिक और एफएससी में इसका बेसिक तो पढ़ा होगा ना। इसमें 9+2 माइक्रोट्यूब्यूल्स जो है ना वो बेसिकली इसमें प्रेजेंट होते हैं, इसका एक स्ट्रक्चर होता है स्पेसिफिक। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम देखें तो हमारे पास आ जाता है ये पिलाए। अब ये जो आपको चीज़ें नज़र आ रही हैं ना, जिसको फिम्ब्रे भी कहते हैं या पिलाए भी कहते हैं, ये आपके यूकैरियोटिक के अंदर एब्सेंट होते हैं, जबकि प्रोकैरियोटिक में प्रेजेंट होती हैं। अच्छा अब ना लास्ट चीज़ इससे रिलेटेड, यूकैरियोटिक सेल्स की क्या क्या एग्जांपल्स हैं आपके पास हैं, एनिमल सेल्स हैं, प्लांट सेल्स हैं, फंजाई हैं, इसके अलावा प्रोटोजोआ हैं, ये तमाम यूकैरियोटिक सेल्स की कैटेगरी में आती हैं। जबकि जो आपके बैक्टीरियाज हैं ना ये प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट मूव करो, जो हमने चीज़ देखनी है दैट इज डिफरेंस बिटवीन एनिमल एंड प्लांट सेल। अब सबसे पहले तो देखो क्या क्या चीज़ें नज़र आ रही हैं। सबसे पहले तो शेप देखो ना, इसकी आपको क्या नज़र आ रही है, इसकी आपको रेक्टेंगुलर नज़र आ रही है, इसकी आपको सर्कुलर नज़र आ रही है। दूसरी बात, यहाँ आपको आपको जो न्यूक्लियस है वो नज़र आ रहा है सेंटर के अंदर, यहाँ पे पेरिफेरल में नज़र आ रहा है, यहाँ आपको स्मॉल वैक्यूल्स नज़र आ रहे हैं, यहाँ आपको लार्ज सिंगल वैक्यूल नज़र आ रहा है, ठीक है। ये बेसिक चीज़ें हैं। अब इसके अंदर हाँ एक और चीज़, इसमें सेल वॉल है, इसमें सेल वॉल नहीं है, ये तो आपको देख के पता चल गया ना। तो ये चार चीज़ें, सबसे पहले सेल वॉल एनिमल में एब्सेंट होगी, प्लांट में प्रेजेंट होगी, शेप मैंने आपको बता दी, न्यूक्लियर पोजीशन देख ली, वैक्यूल्स देख लिए, ये रीड कर लो। उसके बाद नेक्स्ट चीज, इस इनमें न्यूट्रिशन कैसे होगी, जो आपके एनिमल सेल हैं दैट आर हेट्रोट्रॉफिक, मतलब कि वो अपना फूड खुद नहीं बना सकते, बेसिक बात है। जो आपका प्लांट सेल है वो अपनी न्यूट्रिशन खुद जनरेट करता है, इसलिए इसको ऑटोट्रॉफिक कहते हैं, ऑटोमेटिक से याद रख लो। उसके बाद नेक्स्ट, जो आपका एनिमल सेल है ना, इसमें जो स्टोरेज प्रोडक्ट है दैट इज ग्लाइकोजन, जबकि जो प्लांट सेल अपने अंदर स्टोर करके रखता है एज स्टोरेज प्रोडक्ट वो है स्टार्च। आगे आ जाओ, आपके एनिमल सेल के अंदर क्या क्या ऐसी चीजें होंगी जो प्लांट सेल में नहीं होंगी, ये चार लिखती, फेगोसाइटोसिस, फ्लैजिला, लाइजोसोम और सेंट्रोसोम एनिमल सेल में होगा, प्लांट सेल में नहीं होगा। अच्छा प्लांट सेल में ऐसी क्या चीजें होंगी जो एनिमल सेल में नहीं होंगी, ग्लाइऑक्सिसोम और प्लास्टिड्स, ये आपके एनिमल सेल में नहीं होंगे। उसके अलावा ना आखिरी आखिरी दो बातें, आई नो तुम लोग थक गए हो, बस बस ये आखिरी बातें, माइटोटिक ऑपरेटस, जो आपके एनिमल सेल हैं उसमें स्पिंडल भी होगा, एस्टर भी होगा, जबकि प्लांट सेल में सिर्फ स्पिंडल्स होंगे। क्या मतलब है, ये देखो, ये आपको आपको नजर आ रहा है, ये जो चीज़ है ना, ये जो अंदर की तरफ है, दीज आर स्पिंडल फाइबर्स, जबकि ये जो बाहर की तरफ है ना, इनका मकसद ये होता है कि ये बाहर से होल्ड कर लेते हैं मेम्ब्रेन को,
ताकि जब ये खींचे क्रोमोसोम को सेपरेट करें तो इनके लिए इनकी ग्रिप बनी रहे। दिस इज एस्टर। तो एनिमल सेल में एस्टर भी होंगे, स्पिंडल्स भी, प्लांट सेल में स्पिंडल्स। लास्ट बात, साइटोकिनेसिस। जो आपका एनिमल सेल है ना, उसमें साइटोकिनेसिस इस तरह इनवर्ड होता है। साइटोकिनेसिस क्या होता है? डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। ये देखो इनवर्ड हो रहा है। जबकि प्लांट सेल पढ़ा था यार हमने अभी, जब मैंने आपको गोल्जी ऑपरेटस पढ़ाया था तो क्या पढ़ाया था? इस तरह से आपकी वेजिकल्स आएंगी और वो वेजिकल्स फ्यूज करेंगी और फिर आउटवर्ड डायरेक्शन के अंदर आपकी एक प्लेट बनेगी। तो प्लांट सेल में साइटोकिनेसिस आउटवर्ड्स होता है। दैट वाज ऑल अबाउट और सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। अपना बहुत सा ख्याल रखो। इन स्लाइड्स को जो इतनी मेहनत लगा के पढ़ी हैं, इनको 10 मिनट दो। तमाम स्लाइड्स में अभी चलाऊंगा, इनको रिवाइज कर लो। स्क्रीनशॉट लेने में टाइम ज़ाया मत करना। डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मिलेगा, उसमें से सारी जो स्लाइड्स हैं वो ले लेना, अपने पास सेव कर लेना। लेकिन ये रिवाइज स्लाइड्स लाजमी कर लेना। जब एक बार पढ़ा हो और रिवीजन हो जाए तो बहुत अच्छा जहन में चीज़ बैठ जाती है। इंशाल्लाह ताला आपकी ये जो मेहनत है ये कभी भी ज़ाया नहीं जाएगी। खुश रहो। अल्लाह हाफ़िज़।